आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। क्या मेरा ऑडियो ऑन है? सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात नाम के टॉपिक की। इस टॉपिक से वास्ता आपका पढ़ा होगा जब छोटे से रहे होगे आप, है ना, बचपन में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे या कोई भी टॉपिक जाते हैं तो वहाँ अक्सर रेशियो का इस्तेमाल होता है। मिक्सचर्स पढ़ेंगे, इवन एवरेज में भी रेशियो का कई बार इस्तेमाल होता है। तो अच्छा टॉपिक है और इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। थियरी बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। आज मैं सिर्फ थियरी पे फोकस करूंगा कि क्या छोटी छोटी बातें हैं औसत, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो आपको जानना है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको जानना पड़ेगा। तो उन सब चीजों की बातें आज हम करेंगे। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सीखिएगा। और क्लास की शुरुआत के पहले मैं जैसे बोलता हूँ कि अर्जुना मोड ऑन कर लो अपना। अर्जुना मोड जानते हो कि नहीं तुम लोग, है ना? अर्जुना मोड फोकस मोड है स्टूडेंट्स के लिए, है ना, जो सिलेक्शन इस बार लेना चाहते हैं उनका मोड है ये। फोकस मोड है, बिल्कुल क्लास पे फोकस, दिल लगा के मन से पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्लास की हम शुरुआत करते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। अर्जुना मोड एक्टिवेटेड। कोई भी फालतू की बातें क्लास में नहीं करेगा, दिल लगा के पढ़ेंगे। क्लास के अंत में आपको मैं समय दूंगा और उसमें हम बातें भी करेंगे, ठीक है? बट 1.5 घंटे पढ़ाई पे फोकस करेंगे पहले, बाद में आपके डाउट्स भी मैं लूंगा। बीच बीच में भी कुछ डाउट्स होंगे थ्योरी में तो पूछ लेना, बताऊंगा मैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो हमारा टारगेट है वो 6 क्लासेस का है लगभग, और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी बढ़ा देंगे, 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा ले लेंगे, डिपेंडिंग ऑन जो हमारा कंटेंट का प्लान है। वो कंटेंट का प्लान एक्चुअली में हो जाएगा। अगर 6 क्लास में हो जाएगा तो 6 क्लास में कर लेंगे, 6 के बजाय 7 लगेगी 7 करेंगे, 8 लगेगी तो 8 करेंगे, ठीक है? बट डिस्कशन जितना करना है उतना हम पूरा करेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे मे बी इस चैप्टर से, वो मुझसे जुड़ रहे हैं, वो परेशान ना हो। पिछला चैप्टर एक बार रिकॉर्डिंग से कर लेना। आज से बिल्कुल दिल लगा के नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, पढ़ना आप मेरे साथ शुरू कर दीजिए। तो सभी का स्वागत, जितने भी बच्चे हैं क्लास में, और क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को मैंने जैसा बोला, हिंदी में अगर हम बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है अनुपात। इसको हम अनुपात के नाम से जानते हैं। और प्रपोर्शन को हम बोलते हैं समानुपात। समानुपात, ठीक है? तो चलो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ओके, शैल आई गो हेड? सब कुछ बढ़िया, कंट्रोल में है सब कुछ? ओके, एक बार जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है थम्स अप हिट करें। ओके, अटेंडेंस दें अपनी, और फिर हम क्लास की शुरुआत करें। हाँ जी, नीरज जी कह रहे हैं आज मेरी पहली क्लास है, पहले जो क्लास हुई वो देखनी पड़ेगी। आज की क्लास के लिए आपको पहली क्लास देखने की जरूरत नहीं, नया टॉपिक है, सब समझ में आएगा, परेशान हो, बाद में देख लेना आप। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश में है, पर घबराना नहीं, इंग्लिश में मैं जानबूझ के लिखता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो, और मैं हर चीज को समझाऊंगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी स्क्रीन पे चीजें लिखी हुई हैं उसको मैं बता रहा हूँ। रेशियो बेसिकली कह रहा है कि रेशियो क्या होता है, तो ये एक रिलेशन है जो एक क्वांटिटी बियर करती है दूसरी क्वांटिटी की जो उसी काइंड की हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब मैं समझाता हूँ कि जैसे हम दो लोगों के मार्क्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, रिलेशन डेवलप करेंगे दो लोगों के मार्क्स में, कि एक के 50 नंबर हैं, एक के 40 नंबर हैं, तो ये मार्क्स की बात हो रही है। दो लोगों की हाइट की बात करते हैं लेट्स से, ठीक है, कि एक 176 सेंटीमीटर का है और दूसरे की हाइट मान लेते हैं 160 सेंटीमीटर्स की है। एक का वेट 50 किलो का है, दूसरे का वेट मान लेते हैं 30 किलो का है। ओके, तो ये जो चीज आपको मैं लिख रहा हूं कि सिमिलर क्वांटिटी जो सेम काइंड की चीजें होती हैं उनमें रेशियो की रिलेशनशिप होती है। रेशियो बेसिकली कंपैरिजन टूल है, और कंपैरिजन टूल दो डिसिमिलर चीजों में नहीं हो सकता है कि मैं किसी का 30 किलो का वजन किसी के 50 नंबरों से कंपेयर करूं, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। तो रेशियो हमेशा सिमिलर सेम काइंड की चीजों में यूज होता है। रेशियो जैसे अब आगे जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कि क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक क्वांटिटी को लिखें कि वो दूसरे का कितना मल्टीपल है, कितना पार्ट है, या दूसरे का पार्ट ऑफ दैट क्वांटिटी। अब आगे जो लिखा हुआ है इसको समझना कि रेशियो, जैसे मान लें दो क्वांटिटीज है मेरे पास ए और बी, और मान लेते हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो ए एंड बी हैं, स्मॉल बी की वैल्यूज हैं। तो हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे A:B। जैसे मैंने कहा कि यहां मान लिया 50 और 40 नंबर हैं, अगर हम रेशियो में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 50:40। ये जो सिंबल होता है, ये रेशियो का सिंबल है, इसको हम पढ़ने में बोलते हैं इज टू, पढ़ने में बोलते हैं 50:40। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे हम इसका अगर देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम A/B भी लिख सकते हैं। तो A:B का मतलब A/B हो जाता है। अब अगर आप 50/40 इसको लिखोगे तो 0 0 कट जाएगा ना, तो अल्टीमेटली ये वाला जो रेशियो है ना 5:4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? 5:4 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपको कोई भी रेशियो कैलकुलेट करना है, जैसे ये 176 और 160 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यूनिट लेस सेम क्वांटिटी है। तो 176 का आप ऐसा रेशियो लिखोगे 160 से, फिर हम इसको काटेंगे, ये वैल्यू 16 से कटेगी। 176 16 से कटेगी, 16 × 11 है, और ये 16 × 10 है। तो ये सिंप्लीफाइड रेशियो हुआ। रेशियो तो ये भी है, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखते हैं कि हर 10 यूनिट इसका और इसका 11 यूनिट का रेशियो है क्वांटिटी के टर्म्स में, ठीक है? क्लियर और नॉट? पीडीएफ से टीचिंग ना कराएं प्लीज। अरे पीडीएफ में कुछ लिखा हुआ है बेटा, मैं उसको लेफ्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपकी हेल्प के लिए है। मैंने क्या बोला था ओम प्रकाश जी?
डॉक्टर के पास जाके कभी मत बताओ कि मुझे क्या बीमारी है, उसको सिम्टम्स बताओ, वो उसका इलाज करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो विश्वास करके आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे पता है आपके साथ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम पढ़ो। समझे कि नहीं? हाँ जी, मोहब्बत हुई नहीं तुमको अभी मुझसे, कर लो, फायदा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 11:10 आपकी वैल्यू हो गई रेशियो के टर्म्स में। जैसे 50 और 30 है तो किलो किलो है, तो किलो किलो से तो मतलब ही नहीं, सेम टाइप की क्वांटिटी है, 50:30 है। तो 50:30 को हम लिखेंगे 5:3। क्लियर? इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है आजाद जी, ये कंफर्ट अपने अंदर लेके आओ, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश का भी पेपर है। और जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है मैं लेफ्ट में लिख के आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान से सुनो। ओके, दिमाग तुम्हें भगा रहा है, भागो मत। अब देखो यहाँ पर जो ये लिखा है इसको हिंदी में बता दूंगा मैं। आगे कह रहा है आपसे कि जो नंबर्स हैं जो रेशियो में होते हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। अगर हम बेसिक थ्योरी में जाएं, जैसे ये 5 और 3 है तो इसको हम बोलेंगे ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और दो टर्म्स का ये रेशियो है 5:3, इसको 5:3 बोलेंगे। अब थियरी में और जाएंगे तो हम बोलते हैं कि न्यूमरेटर जो होता है ए, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि एंटीसीडेंट क्या है। डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं कि अगर मेरे पास A:B का रेशियो है तो इसको हम A/B लिखते हैं। ये एक तरह से न्यूमरेटर बनता है, ये डिनोमिनेटर बनता है। ये हमारा न्यूमरेटर एंटीसीडेंट कहलाता है, और बी जो हमारा होता है ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। इससे कोई मतलब नहीं है आपको, एग्जाम में इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके ज्ञान के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आगे आते हैं। समझ में आया? तो रेशियो का फायदा आप पूछोगे क्या है? रेशियो का देखो फायदा ये होता है कि जैसे मेरे पास दो वैल्यू है 176 और 160। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मैं अगर कंपैरिजन पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूं, ठीक है, तो हम कहते हैं अगर 10 से हम इसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं रेशियो लिख के। जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या 16 से डिवाइड करोगे, यहाँ 10 बन जाता है, और यहाँ आपका वैल्यू बन जाता है 11। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं तो जब हर 10 पे इसका 11 है, एक तरह से हर 10 पे इसका 11 है, हर 20 पे इसका 22 होगा, ये एक रेशियो आपको क्वांटिटी कंपैरिजन दे रहा है। हर 30 पे इसका 33 होगा। ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में आपको दिखेगा हर 176 पे इसका 160 है। इवन आप डबल कर लोगे तो कहोगे हर 320 पे ये वैल्यू जो होगी 352 हो जाएगी। तो हम कोशिश क्या करेंगे, रेशियो में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डिवाइड करके मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है ये हमारे लिए यूजफुल हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हो जाते हैं मेरे पास। ठीक है, छोटे छोटे नंबर्स हो गए 11:10। तो इस रेशियो का ये मतलब है। अब हमें समझना क्या है, जो पॉइंट मुझे आपको समझाना है मैं वहां पर आपको लेके जाऊंगा। यहां आगे ये फिर से मेंशन किया गया कि रेशियो मीनिंगफुल तभी होता है जब कंपैरिजन हम सेम काइंड की चीजों का करें। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, रेशियो कह रहा है यूनिटलेस होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई वेट का वेट से रेशियो लिया, तो किसी के दो लोगों के वेट का रेशियो 5:3 है, तो ये क्वांटिटी मेजरमेंट है, यूनिट नहीं होती है इसमें, क्वांटिटी मेजरमेंट है कि दो क्वांटिटीज हैं सेम नेचर की हैं, उनका अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो हमें सेम नेचर यूज करना होता है, तभी इसकी मीनिंग होती है। कुछ भी रैंडम आप चेक करने लगोगे तो बात उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है फिर, है ना? कुछ भी चेक कर रहे हो कि किसी का कुछ चेक कर रहे हैं, तो देयर विल बी नो मीनिंग टू इट। निकालने को तो रेशियो हम निकाल सकते हैं कि हम कहें कि भाई हमारे पास यहाँ 50 किलो है और यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। अब कहने को तो आप कह सकते हो कि 5:4 है, बट इसका क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली। बेसिकली इसकी यूनिट है 5/4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। तो लिखने को लिख सकते हैं, बट इसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाती। इसलिए नॉर्मली जो रेशियो हम डील करने वाले हैं वो रेशियो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, जिसमें सिमिलर नेचर की चीजों को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? जैसे हम कहें कि हम दो लोगों की स्पीड्स का रेशियो निकालेंगे, हम दो लोगों की इनकम्स का रेशियो निकालें, हम जीडीपीज का रेशियो निकालें, हम पॉपुलेशन का रेशियो निकालें, हम रेशियो एज का निकालें, वेट का निकालें, हाइट का निकालें, सेम नेचर का निकालें, तो उससे कुछ मीनिंगफुल ज्ञान मिलेगा, वरना कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा है कि रेशियोज इन हेल्थ केयर। एक्चुअल में ये वो रेशियो नहीं है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर एक चीज लिखी है 4 मिलीग्राम पर ml। अब ध्यान से देखना, ये 4 मिलीग्राम पर ml जो यहां पर लिखा हुआ है, इस तरह का एक दवाओं में आपने देखा होगा, इसकी एक अपनी यूनिट है। ये किसी से कहने का मतलब यह है कि ये तो वेट मीट्रिक हो गया और ये आपका वॉल्यूमेट्रिक हो गया। वेट और वॉल्यूमेट्रिक है, बट दवाओं में इस तरह का इस्तेमाल होता है। तो रेशियो है, बट देयर आर 2 यूनिट्स इनटू इट, कि लिक्विड में कितना हमने वो लेट्स से सॉल्ट डाल रखा है, तो वो 4 मिलीग्राम पर ml यहां पर लिखा हुआ है। बट हम जिन रेशियो से डील करेंगे बेटा, उसमें आपकी यूनिट नहीं होंगी, हम नॉर्मल कंपैरिजन वाले रेशियो से डील करेंगे। तो यहां पर बेसिकली एक फ्रैक्शन है विद ए यूनिट है। तो यहां पर आपको इसका मतलब समझना है तो आप समझ सकते हो कि भाई इतने ml सॉल्यूशन में इतने मिलीग्राम हमारा ये एक अलग चीज है, और जो हम रेशियो से डील करेंगे वो एक डिफरेंट चीज होगी, वो यूनिट लेस होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। अब रेशियो में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे, बहुत अब कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, उनको समझ लेते हैं पहले। जैसे एक टर्म दिया है आपको कंपाउंडेड रेशियो। अब ये कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, इसका मैंने आगे मतलब लिख दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन होता है रेशियोज का। मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, रेशियो का कहलाता है कंपाउंडेड रेशियो। ये मैथमेटिकल नाम दे दिया लोगों ने, है ना? नाम देने में लोगों को मजा आता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियोज को ही कंपाउंडेड रेशियो बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेरे पास अगर 3 रेशियोज दिए हैं A B C D E F, और इसका हमें कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, तो आपको पता है A:B को हम क्या लिखते हैं, A/B, C:D को हम लिखते हैं C/D, E:F को हम लिखते हैं E/F।
अब इन तीनों का गुणा कर लो सीधे, तो ACE बटे BDF आपका कंपाउंडेड रेशियो हो गया। आगे इसकी थियरी लिखी हुई है कि भैया कंपाउंडेड रेशियो जो होता है वो प्रोडक्ट होता है एंटीसीडेंट का और प्रोडक्ट होता है कॉन्सिक्वेंट का। अब मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने एक रेशियो लिखा 5:3, यहाँ पर मैंने आपको एक रेशियो दिया 7:10 और एक रेशियो मैंने आपको यहाँ दिया 6:11, 3 रेशियो लिखा मैंने, और मैंने कहा मुझे इसका कंपाउंडेड रेशियो चाहिए। तो क्या करना है आपको 5, 7, 6 को गुणा कर लेना है। तो आपको 5 × 7 × 6, ये एंटीसीडेंट गुणा हो गए, न्यूमरेटर्स गुणा हो गए, और फिर डिनोमिनेटर्स का गुणा कर लेना है। तो 3 × 10 × 11। अब आप जो कैंसिलेशन हो रहे हैं वो कैंसिलेशन कर सकते हो। ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से कट गया, ये 7/11 जो वैल्यू आई आपकी, ये आपका कंपाउंडेड रेशियो हो गया। ठीक है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो हुई कंपाउंडेड रेशियो की वो 7/11 हो गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई सभी को। तो जब भी एग्जाम में कंपाउंडेड रेशियो पूछा जाएगा तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। और कोई जरूरी नहीं कि 3 ही रेशियो हो, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सबका न्यूमरेटर गुणा करो, सबका डिनोमिनेटर गुणा करो और सिंप्लीफाई कर लो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी कंपाउंडेड रेशियो की। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बहुत चीज छोटी सी है जो आपको जाननी है, वो है डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो ये जो भी राइट साइड में लिखा हुआ है मैं इसको इधर लेफ्ट में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास एक रेशियो है A:B, A:B रेशियो है, मान लिया A:B, जिसको हम ऐसे लिखेंगे A/B, इसको इसी के साथ कंबाइन कर दो, क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है 2। अगर डुप्लीकेट का मतलब 2 होता है तो एक रेशियो लिया, उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, डुप्लीकेट रेशियो से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू जो हमें मिलती है इसको हम बोलते हैं A²/B², जो कि हो जाती है A²:B²। तो A:B अगर मेरा कोई रेशियो है, उसका डुप्लीकेट रेशियो होता है A²:B²। मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक रेशियो है 3:4, इस 3:4 का मुझे क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो। अगर मैं इसका डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछूं तो बताओ क्या होगा, कुछ सोचना है, दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं। 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, तो 9/16 इसका क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशियो हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा टर्म समझा रहा हूं यहां पर, उसका नाम है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट में हम स्क्वायर कर रहे हैं, सब डुप्लीकेट में हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे एक रेशियो दे दिया जाए, मान लिया 9:16, ये रेशियो मुझे दिया हो और मैं इससे पूछूं कि मुझे इसका सब डुप्लीकेट रेशियो बता दो, तो सब डुप्लीकेट रेशियो में आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है। तो आप कहोगे 9:16 का जो सब डुप्लीकेट रेशियो है वो 3:4 बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आपको ये चीज पता होगी तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो क्या डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशियो समझ में आया? सब लोग कमेंट करके मुझे बताएं फटाक से, कमेंट मत करो, थम्स अप हिट कर दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको क्लियर हो गया। फिर हम आगे मूव करेंगे और आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है? कुछ समझने का ऐसा है भी नहीं, कैसे बोल दोगे कि नहीं आया? ठीक है, ये तो एक तरह से फॉर्मूला है। अब आते हैं ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। अगर आपको डुप्लीकेट समझ में आ गया, डुप्लीकेट में 2 थे, ट्रिप्लीकेट में 3, ट्रिपल का मतलब 3 होता है। सब ट्रिप्लीकेट भी क्या होगा आपको पता है, वहां स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकालेंगे, तो सेम बात है कि अगर एक रेशियो A:B है, मैं कहूं मुझे ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाल दो, तो क्यूब कर देना है एंटीसीडेंट का कॉन्सिक्वेंट का, A क्यूब रेशियो B क्यूब हो गया। अगर मैं कहूं मुझे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो चाहिए, तो आप कहोगे हम A की पावर 1/3 कर देंगे और B की पावर 1/3 कर देंगे। संजय जी कह रहे हैं पीडीएफ से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। देखो बेटा, ना पढ़ने के 100 बहाने होते हैं। ठीक है, एक कहानी सुना दूं छोटी सी, मन को समझ लोगे, 2 मिनट लगेगा, कहानी सुनो। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान था, स्टोरी सुन लो, स्टोरी सुन लो, कई बार स्टोरी समझा देती हैं वो चीजें जो आपको ऐसे समझ में नहीं आती है मेरी बात। तो ये जो मन का बहकाव है ना, वो समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो एक बार क्या हुआ, एक सेल्समैन था, वो बहुत पावरफुल सेल्समैन था। सेल्समैन को आप जानते हो, आपको कुछ भी बेच देते हैं, एनीथिंग, कुछ भी बेच देते हैं आपको, है ना। तो हुआ ये कि वो सेल्समैन क्या हुआ कि एक शहर में गया हुआ था और सेल करते करते लेट हो गया, ट्रेन उसकी छूट गई, तो उसको रात को रुकना था। अब रात को रुकना था तो वो क्या हुआ कि एक होटल में गया, तो पता लगा कि इस समय पीक सीजन चल रहा है, होटल खाली नहीं है। और उसने बोला कि आपको कहीं भी होटल मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पीक सीजन है, यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है होटल। तो वो होटल 1 में गया, फिर होटल 2 में गया, फिर होटल 3 में गया। ठीक है, ऐसे करके उसने सारे होटल्स ट्राई कर लिए, उसको कहीं होटल नहीं मिला। अब सेल्समैन कहाँ मानने वाला, मैनेजर से पूछा, खाली नहीं है, खाली नहीं है, खाली नहीं है। फिर क्या हुआ, वो गया और एक गार्ड से बात करना शुरू किया उसने, है ना, गार्ड लोगों के पास सारी जानकारी होती है, होटल के गार्ड। उसको उसने पैसा वैसा दिया थोड़ा सा और पूछा कि बताओ कि इस होटल में कोई कमरा खाली है क्या। तो कुछ जगहों पर तो नहीं था, बस एक होटल में उसने बोला कि यार यहाँ एक कमरा हमेशा खाली रहता है, बट वो होटल वाले कभी बताते नहीं हैं कि ये कमरा खाली है, अब आप जाके ट्राई कर लो, अगर मिल जाए तो सब ठीक है। ये गया मैनेजर के पास, और मैनेजर के पास जाके इसने बोला कि देखिए, ये मत बोलिए कमरा खाली नहीं है, हमें पता है कि ये कमरा खाली है, अब बस हमें दे दो, जितना पैसा लेना ले लो, डबल ले लो, ट्रिपल ले लो। तो मैनेजर ने बोला कि सर बात तो आपकी सही है, और लेकिन वो कमरा हम इसलिए नहीं देते हैं, उसका कारण उसने समझाया कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, ठीक है, और वो पॉलिटिशियन क्या है, जो कमरा हम खाली रखते हैं ना, जिस कमरे में वो रुकते हैं उसका ऊपर वाला कमरा हम वैकेट रखते हैं, क्योंकि उनको कोई शोर शराबा पसंद नहीं है, बहुत रसूख वाले हैं।
तो हम भैया रिस्क नहीं ले सकते हैं, हमारा होटल बंद करवा देंगे वो। एक बार ऐसा हुआ था, ऊपर वाले कमरे में बहुत शोर शराबा हो रहा था, उनको डिस्टर्बेंस हो गई। तो तब से हमें इंस्ट्रक्शन है कि जब भी वो आएंगे एक कमरा ऊपर का खाली रखना है ताकि कोई आवाज नीचे उनको ना आए, ठीक है। तो इसने बोला कि देखो मैं हूँ सेल्समैन, मैं सुबह से शाम तक सेल्स का काम करता हूँ, रात को आता हूँ, अभी मेरी ट्रेन छूट गई तो मैं 2-4 दिन और रुकूंगा और सेल्स ट्राई करूंगा, बट मैं रात को आता ही इतना लेट हूँ, दिन भर तो मैं रहता ही नहीं हूँ, और जब मैं आऊंगा तो मैं इस बात का विशेष ख्याल रखूंगा कि थोड़ी सी भी आवाज ना हो। और कसम वसम देके उसको उसने कमरा ले लिया, ठीक है। पहले दिन रात को जब वो गया तो चुपचाप ऐसे ही सो गया, याद था उसको सब कुछ। नेक्स्ट डे जब वो लौट के आया रात को 12 बजे, सेल्स वाले लोग बहुत ही शाम तक फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उसने क्या किया, आया बेड पे बैठा और बेड पे बैठ के उसने अपना जूता जो है, एक जूता पैर से झटका और वो जमीन पे गिरा धाड़ से। और जैसे ही गिरा उसको याद आया कि यार ये हमने क्या कर दिया, उसको लगा बहुत बड़ी गलती होगी, डर भी गया थोड़ा सा कि कहीं निकाल ना दे रात को। तो उसने दूसरे जूते को बहुत इत्मीनान से निकाला और इत्मीनान से निकाल के ऐसे जमीन पे जो रग होता है ना, उस पे रखा कि थोड़ी सी भी आवाज ना हो, और फिर वो सो गया। 1 घंटे के बाद उसका दरवाजा भाड़ 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 कोई पटक रहा है। वो बेचारा डर के निकला, उसको समझ में आ गया कि वो एक जूता जो मैंने जोर से पटका, शायद उसकी आवाज नीचे तक चली गई थी और इसीलिए वो आए हैं पॉलिटिशियन। वो निकला और हाथ जोड़ के तुरंत ही खड़ा हो गया कि सर मुझे माफ करिएगा, मुझसे गलती हो गई। वो कह रहा है माफ और गलती छोड़ो, मैं 1 घंटे से ये सोच रहा हूँ कि दूसरा जूता कहाँ गया। एक आवाज तो मुझे सुनाई दी, मेरा दिमाग अटका हुआ है कि दूसरा जूता कहाँ रह गया, दूसरे जूते की मुझे आवाज ही नहीं आई, अब मेरा मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो दूसरा जूता कहाँ चला गया। समझ रहे हो बेटा? तो मन यही है तुम्हारा, मन तुम्हारा कहीं भी अटक जाता है, ठीक है। तो हर चीज ना मन के हिसाब से नहीं होती है, कुछ चीजें आपको एक्सपर्ट पे छोड़ देनी चाहिए, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, कुछ लिख के लाया हूँ तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब बोर्ड पे ऐसे लिखो, लेफ्ट में लिख के सब समझा रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। समझ में आई बात बेटा? तो आप समझने पे ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है, आप अननेसेसरी एस्थेटिक पे ध्यान दे रहे हो। जब भी तुम्हारा मन तुम्हें द्वंद में फंसाएगा तो ये कहानी याद रखना हमेशा कि मन का व्यवहार यही है, नेचर यही है कि मन कहीं भी अटक जाता है, वो बिना बात के बातें खोज लेता है, वो आपको फर्जी में कहीं ना कहीं फंसा ही देगा। अल्टीमेटली तुम्हारा मन नहीं है तो कमियां निकाल रहे हो तुम चुपचाप पढ़ने पे फोकस करो, बस दैट्स इट। आगे बढ़े, ये कहानी ध्यान रखना अच्छे से कि मन ऐसा ही होता है, कहीं भी अटक जाता है। चलो अब आगे आ जाओ, अब आते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो की मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि भाई मेरे पास अगर एक कोई रेशियो दिया है, मान लिया 3:4, और मैं बोलूं कि मुझे इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो आप ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे निकालोगे? इसी का ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है तो आप कहोगे 3 का क्यूब बनेगा और 4 का क्यूब बनेगा, 27 हो गया, 64 हो गया। मान लिया कोई रेशियो मैं आपको देता हूं, वो रेशियो है आपका 64 रेशियो 125, और मैं बोलूं कि मुझे इसका सब ट्रिप्लिकेट बता दो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा इसका? आप कहोगे इसका क्यूब रूट लेंगे हम, तो ये बनेगा क्यूब रूट 64 और क्यूब रूट 125। 64 का क्यूब रूट 4 होता है और 125 का क्यूब रूट 5 होता है, तो ये वैल्यू होगी 4:5। इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। 4:5 इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया। ओके, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं कुछ रेशियो की प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। ये सब चीजें प्योर थियरी हैं, तो इनको थियरी की तरह समझ लो। लास्ट में इस क्लास के मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो पहली एक ऐसी चीज होगी जो आपके रेशियो की प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत बढ़िया करने वाली है। पहले इसको ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग समझने पे जोड़ दें, लिख बाद में लेना क्लास के बाद, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में देखो ये कहता है कि अगर कोई मेरे पास रेशियो दिया है A:B, है ना, जैसे मैंने कहा एक रेशियो दिया है A:B मेरे पास, जिसका मतलब हो गया A/B। अब आप इसमें K से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये रेशियो अनचेंज्ड है, रेशियो नहीं बदला है, इसने कुछ कुछ खराब नहीं किया आपकी कैलकुलेशन को। अगर आपके पास 3:4 है मान लिया और आपने इसको 2 गुना कर दिया, 6:8 लिख दिया, तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा आपसे, ठीक है। इसका फर्क क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा, बट ये रेशियो ये भी सही है, ये भी सही है। आपने इसको 3×3 = 9 और 4×3 = 12 कर दिया, तो एज लॉन्ग एज आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो दोनों को, K और K से, ये रेशियो सेम है, रेशियो में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। सेम वे में अगर आपके पास एक रेशियो दिया है और आप ऊपर नीचे सेम वैल्यू से डिवाइड कर दें, जैसे आप A को K से डिवाइड कर दें और B को आप K से डिवाइड कर दें, तो भी इस रेशियो में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे मैंने कहा मेरे पास है 10:16, अब 10:16 में इसको मैं 2 से काट दूं 5 बन जाएगा, इसको भी मैं 2 से काट दूं तो ये 8 बन जाएगा। तो ये रेशियो चेंज नहीं हुआ, लिखने का तरीका बदल गया, मैग्नीट्यूड रिड्यूस होकर लिख गया, बट जहां तक अनुपात की बात है, जहां तक कंपैरिजन की बात है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसने बोला है कि अगर मेरे पास लेट्स से द रेशियो ऑफ 2 फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है? इसका देखो सिंपल सा मतलब ये आपको समझाने के कर रहा है कि मेरे पास जैसे मान लिया 2 रेशियो, एक रेशियो है, उस रेशियो का जो पहला टर्म है वो खुद एक फ्रैक्शन है, और उस रेशियो का जो दूसरा टर्म है वो भी क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे कन्वर्ट होता है? बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा कि आपका ये A/B के बराबर है, पहला पार्ट A/B लिखा है,
दूसरा पार्ट सी बटे डी के बराबर है, तो हमने रेशियो का तरीका पता है, इस टू की जगह बटे लिख दो, बटे सी अपॉन डी हो जाता है। अब आपको ये पता होगा कि अगर ये ए बटा बी है और ये सी बटा डी है, तो होता क्या है इस प्रोसेस में, ये सी बटा डी उल्टा हो जाता है, ये सी बटा डी डी बटा सी हो जाता है, ऐसे इनटू में चला जाता है, तो ये वैल्यू आपकी एडी बटा बीसी बन गई। और जब ये एडी बटा बीसी बन गई तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। मैं इसका एग्जांपल लिख दे दूं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। मैंने कहा मान लिया मेरे पास एक रेशियो है 5:6, 5/6 पहला पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो मेरा है वो मान लेते हैं 6/5 है, ऐसा है। तो ये अभी फ्रैक्शन में लिखा है, ये पार्ट फ्रैक्शन में है, ये पार्ट भी फ्रैक्शन। एक सेकंड बता देना, मैंने सिस्टम में अपने चार्जर नहीं लगाया, अभी बंद हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। लो बैटरी हो गई, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मिनट। आया नहीं चार्जर, विकास ये पोर्ट चलता नहीं है, गैस को निकाल के लगाओ ना, सिस्टम बंद हो जाएगा मेरा। आराम से मदद करो, इसको आप प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ऐसे लगाना, ये चल रहा था, आई थिंक इसमें लगाना था, थोड़ा नीचे लगा दें। हाँ अब चलो, नहीं अभी भी नहीं चला गया, एक मिनट। हाँ चल गया, ये ऑन में दिखा नहीं रहा, बट आई थिंक चार्जिंग लग गई, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, सो वापस आते हैं, ओके। सो अब देखिए यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये 5:6 है, 6:5 है। अब अगर इसको कन्वर्ट करना है मुझे फ्रैक्शन में, तो ये ध्यान रखना, ये बेसिकली 5/6 है और फिर बटे लिखोगे, ये पहला पार्ट ऊपर आ गया न्यूमरेटर, दूसरा पार्ट डिनोमिनेटर हो जाता है, तो ये 6/5 बन गया। जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि ये वैल्यू 5/6 रहेगी और ये उल्टी हो जाती है, डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है ये उल्टा होकर लिखते हैं, 5/6 ये भी हो गया, तो ये वैल्यू आपकी 25/36 हो गई, ये आपका वैल्यू हो गया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी सीख सकते हो कि 5 का 5 से गुणा कर दिया 25 हो गया, और 6 का हमने 6 से गुणा कर दिया तो 36 हो गया। तो इसको लिखने का तरीका ये भी छोटा सा है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक रेशियो लिख रहा हूं, आप मुझे बताना जल्दी से इस तरीके से लिखेंगे, 5x5, 6x6। जैसे मैंने कहा आपके सामने कि एक रेशियो है मेरा, मान लिया 7/5 रेशियो 8:7। जरा बताओगे इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से सिंप्लीफाई करके क्या वैल्यू होगी इसके रेशियो की, 49/40। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 7 को 7 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ 49 लिख देंगे, और यहां पर हम 5 को 8 से गुणा करेंगे और 40 लिख देंगे। ये गलती मत कर देना कि 8 को 5 से गुणा करके 40 लिख दिया, इधर नहीं, 7 से गुणा होगा, इधर का न्यूमरेटर इधर के डिनोमिनेटर से गुणा होगा, और इधर का न्यूमरेटर, तो ये वैल्यू आपकी होगी। तो फ्रैक्शन को एज ए इंटीजर रेशियो भी हम लिख सकते हैं अगर मुझे लिखना हो तो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, रेशियो की प्रॉपर्टी चल रही है। अगली प्रॉपर्टी देखो, ये कह रहा है कि कुछ रेशियोज हैं ये बराबर हैं, और ये इसकी वैल्यू को हमने के बोल दिया, मान लिया। तो कह रहा है कि के की जो वैल्यू होगी वो इन सब न्यूमरेटर्स को जोड़ लें और इन सब डिनोमिनेटर्स को जोड़ लें, ठीक है। इन सब न्यूमरेटर्स को जोड़ दें, सब डिनोमिनेटर्स को जोड़ दें, तो के की वैल्यू वही होती है। इसका लॉजिक मैं आपको पूरा समझाऊंगा, और ये एप्लीकेशन है, ये बहुत मजेदार एप्लीकेशन है, आप तब समझ पाओगे इसका मतलब क्या है। पहले इसका लॉजिक समझाता हूं, ये होता क्या है। जैसे मान लिया मेरे पास एक रेशियो है 1/2, और ये वैल्यू 2/4 के बराबर भी होगी, ये वैल्यू मेरी 3/6 के बराबर भी होगी, और ये वैल्यू मेरी 4/8 के बराबर भी होगी, एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाते हैं। अल्टीमेटली आपको पता है इसकी वैल्यू 1/2 है, के की 1/2 ये सारा। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इस एक में, देखो ध्यान से, मैं एक में 2 जोड़ दूं, मैं 2 में 4 जोड़ दूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/6 आएगी, ये भी 1/2 ही है। या फिर मैं इस 1 में 2 में 3 में 3 न्यूमरेटर जोड़ दूं और तीनों के करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर्स को भी जोड़ दूं मैं, तो ये वैल्यू आ गई 6/12, ये भी 1/2 ही रहेगी। आप इन चारों को जोड़ दो, 1 2 3 4 बटे 2 4 6 8, ये वैल्यू भी 1/2 रहेगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखो यहां 1 है तो यहां 2 है, यहां 2 है तो 4 है, यहां 3 है तो 6 है, यहां 4 है तो 8 है। जब सारे रेशियोज इक्वल होंगे तो आप इनको अगर जोड़ भी रहे हो तो 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो कोई चेंज इसमें आ ही नहीं सकता है। इसको समझाने का मेरे पास एक बहुत छोटा तरीका है, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं कि मेरे पास एक रेशियो है, मान लिया a/b। इस a/b रेशियो में अगर आप न्यूमरेटर में x टाइम्स a जोड़ दें और डिनोमिनेटर में x टाइम्स b जोड़ दें, हमने जिस चीज को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ा है वो खुद a रेशियो b में है, तो होगा क्या, आप खुद देखो कि a कॉमन होगा 1 + x बनेगा, नीचे b कॉमन होगा 1 + x बनेगा, ये दोनों कट जाएंगे, वैल्यू क्या रहेगी, a/b, ठीक। अब ये चाहे 2 फ्रैक्शंस कर लो या आप एक तीसरा भी लिख लो, y ऐसे कर लो आप, a + xa लिखा प्लस मैंने ya लिखा, यहां पर मैंने लिखा b + xa, और अगर मैंने ya जोड़ा है तो यहां मैंने yb जोड़ा है, सॉरी yb जोड़ा है। तो होगा क्या, आपका ऊपर a कॉमन होगा 1 + x + y, नीचे b कॉमन हो जाएगा, बनेगा 1 + x + y, अल्टीमेटली क्या होगा, a/b। ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। इसका बेटा इस्तेमाल मैं बहुत करूंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो कई जगहों पर इसका इस्तेमाल करूंगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है।
एक्स बी लिखना है, ठीक है, एक्स बी कर देना, इसको एक्स से नहीं लिखना था मुझे, एक्स बी कर लो। अब इसका मैं आपको एक दूसरा लॉजिक समझाता हूं जो बहुत मजेदार है, प्रैक्टिकल तरीका। कितने लोगों के घरों पे पैकेट वाला दूध आता है, वो अमूल अमूल का दूध नहीं आता है, अमूल वगैरह वगैरह। गुड़गांव में मेरे को पता लगा ना कि एक मिल्क आता है, उसका नाम होता है A2 काउ मिल्क। A2 जो काउ मिल्क होता है वो बहुत महंगा होता है। मतलब इसमें भी कैटेगरी है A1 A2। A2 काउ मिल्क बहुत महंगा होता है। खैर मैं A2 A1 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दूध आता है आपके यहाँ, ठीक है, कभी पैकेट वाला दूध कहीं तो देखा होगा तुमने, तो मैं उससे कुछ एग्जांपल समझा रहा हूँ, अगर वो भी नहीं समझ आएगा तो मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं, परेशान ना हो। तो अब होता क्या है कि अमूल में 3 तरह की वैरायटी होती है दूध की, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ। उसमें एक दूध को बोलते हैं टोन्ड मिल्क, ठीक, एक दूध को बोलते हैं डबल टोन्ड, ठीक है, और एक दूध होता है इसको बोलते हैं फुल क्रीम। इसका आइडिया क्या होता है, जो फुल क्रीम दूध होता है इसमें कहते हैं कि हमने क्रीम नहीं निकाला है, मलाई के साथ आपको दूध देते हैं, लाल रंग का पैकेट होता है अमूल में, सबसे महंगा होता है क्योंकि क्रीम नहीं निकाला इसमें। तो क्रीम अगर निकालेंगे तो उस क्रीम से बहुत सारी चीजें बन सकती है ना, ठीक है, घी बन सकता है वगैरह। तो एक तरह से टोन्ड में क्या होता है कि हमने कुछ क्रीम निकाली है, पूरा नहीं निकाला है। डबल टोन में क्या है, 2 बार ये प्रोसेस किया गया है क्रीम निकालने का, तो इसमें क्रीम बहुत कम होती है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो कहते हैं कि भैया हम डबल टोन पियेंगे, हमें फैट नहीं चाहिए, तो वो वाला दूध लेते हैं। तो ये सबसे सस्ता होता है, ये चीपेस्ट होता है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, राइट। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझो। लेटेस्ट से आपने 2 पैकेट अमूल के ले लिए और दोनों पैकेट क्या है, टोन्ड मिल्क का है, टोन्ड, और एक पैकेट टोन्ड मिल्क में आपने दूसरा पैकेट टोन्ड मिल्क मिला दिया। क्या नेचर में कोई बदलाव होगा? नहीं। टोन्ड को हम कैसे बोलेंगे, टोन्ड मिल्क का मतलब हो गया कि देयर इज सम रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, कुछ रेशियो होगा। मान लेते हैं यहां पर A रेशियो B है इस टोन्ड मिल्क में, यहां भी रेशियो क्या है, A रेशियो B है। अब आप इन दोनों को मिला दो, यहां भी A रेशियो B है मिल्क और वाटर, यहां भी A रेशियो B है, तो मिलकर A रेशियो B ही रहेगा ना, कैसे बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये मैटर नहीं करता कि तुम इसका 1 किलो ले रहे हो, तुम इसका 50 किलो ले रहे हो, किलो या लीटर बोल देता हूं मैं, कहता हूं मान लिया आपने यहां पर 1 लीटर लिया, यहां पर तुमने इसका 50 लीटर लिया, पर चूंकि जो कैरेक्टरिस्टिक है मिल्क और वाटर का रेशियो वो सेम है, अगर वो सेम है तो आप इसको मिलाओगे तो जो मिक्सचर मिलेगा उसमें भी जो मिल्क और वाटर का अनुपात होगा वो A रेशियो B होगा ना। क्या ये लॉजिकली आप समझ पा रहे हो, रेशियो नहीं बदलेगा ना। यहां मैं 2 बातें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी मिक्सचर में जो रेशियो है, अगर उसी रेशियो का हम दूसरा मिक्सचर मिला दें इसमें सेम रेशियो का, तो रेशियो नहीं बदलेगा, कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहने वाली है। लेकिन क्या ऐसा होगा अगर हमें टोन्ड में डबल टोन्ड मिला दूं, नहीं, रेशियो बदल जाएगा क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। ये मे बी A रेशियो B हो और ये मे बी C रेशियो D हो, अगर मिलाओगे तो ये ना तो A रेशियो B रहेगा ना तो C रेशियो D रहेगा, कुछ अलग हो जाएगा, तो दैट विल चेंज, तो वो रेशियो सेम नहीं रहेगा। अब पिछले केस में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली समझो इसको, हम कह रहे हैं कि मेरे पास ये टोन्ड है, ये दूसरा रेशियो C/D भी डिफरेंट नहीं है, सेम टोन्ड है, ये भी टोन्ड है, ये भी टोन्ड है। अब तुम टोन्ड में टोन्ड मिला लो, टोन्ड में टोन्ड नहीं, टोन्ड में टोन्ड मिला लो, 4 बार मिला लो, 4 ऊपर 4 नीचे, रेशियो नहीं बदलने वाला है, सेम ही रहना है। 2 को मिला लो तो भी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस प्रॉपर्टी का फायदा कहां होता है, इस बात को समझिएगा। जैसे एक सवाल तुम्हें नीचे मैंने दिया हुआ है, लोग कहेंगे क्या करेंगे सर इसको सीख के, देखो इसको, ये लिखा है कि K है जो इसके बराबर है, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई मेरे को ये बता दो कि K की वैल्यू क्या है। अब या तो आप भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करके X की वैल्यू निकालो, A/B C/D के बराबर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, या नहीं भी बनेगी, एक्स स्क्वायर कटेगा, नहीं कट जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कटेगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप सीधा बोलोगे ना कि K की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें, तो ये बन जाएगा सीधा 10, इन दोनों को जोड़ दें बन जाएगा 5, K की वैल्यू 2 आ गई, कितनी आसानी से आ गई कि नहीं आ गई, सो सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसको सीखने का फायदा ये है, इनको जोड़ने से एक्स हमारा कट जा रहा है, और एक्स हमारा अगर सीधे कट जा रहा है तो हमारी K की वैल्यू हमें सीधे आ गई। तो ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है कि इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन जहां पर कहीं मौका मिला आपको कूद पड़ना। लेकिन मैं इसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्टरनेटिव तरीका ध्यान से सुनो, अल्टरनेटिव तरीका ये है इसको समझने का, जो कि बहुत कमाल की चीज है, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। ओके, कि जब 1/2 मेरा 2/4 के बराबर है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां खैर 1 + x और 2 - x लिखा है, यहाँ 9 - x और 3 + x लिखा है, तो यहां तो मुझे दिख रहा है कि 1 2 के बराबर नहीं है, 2 4 के बराबर नहीं है, लेकिन ये रेशियो आपस में बराबर है। अब मेरे को एक बात आप सभी बता दो जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, कि अगर मैं लिखूं कि मेरे पास एक 1/2 है और मेरे पास एक 2/4 है, ये दोनों रेशियो बराबर है, आपको ये पता है कि ये 1 2 के बराबर यहां पर नहीं है, दिख रहा है मुझे, पर इसको बराबर करने का तरीका क्या हो सकता है, आप अंतर निकालो इसका। आप कहोगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से यहां 1 ज्यादा है, यहां डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। अगर आपको इनको मैग्नीट्यूड में भी बराबर कर देना है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो जाए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए, तो आप सिर्फ ये अंतर बराबर कर दो, क्योंकि अंतर अगर बराबर हुआ, जैसे आप यहां 1 दिख रहे हो, यहां 2 दिख रहे हो, मैं कहूंगा यहां मैं 2 चाहता हूं, अगर यहां 2 चाहिए तो 2 कैसे आएगा,
जब ये दोनों 2 2 से गुणा हो जाए तो इसको आप 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2/4 और ये वैल्यू भी हो गई 2/4। फिर मैंने कहा जैसे मान लिया मेरा 1/2 है, ये 3/6 के बराबर है। आप कहोगे यहां पर 1 का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है। अगर मुझे इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर के बराबर कर देना है, मान लिया कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर हो जाए, तो मैं इसको 3 से गुणा करूंगा। ये 3 गुना करने का मतलब है इन दोनों को 3 गुना करना। तो ये वैल्यू भी 3/6 हो गई, 3/6 के बराबर हो गई। क्लियर? अब एक और पॉइंट देखो, मेरे पास एक वैल्यू है मान लिया 11/13, ध्यान से देखिएगा, और यहां पर वैल्यू मेरे पास है मान लिया 14/17। क्लियर? ऐसी वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी। ये तो रेशियो आपस में बराबर है ही नहीं है, मुझे दिख रहा है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। कुछ लोग कह रहे हैं 1 से 3 डायरेक्ट देख सकते हैं। बेटा देख सकते हैं, मैं वापस आता हूं आपके पॉइंट पे। 1 से 3 डायरेक्ट देख सकते हैं, ऑब्वियसली मेरा सिखाने का ये मतलब है ही नहीं है। सिखाने का मतलब है कि आप इस अंतर को समझ पाएं, सो दैट मैं आगे आपको कुछ बता पाऊं। ठीक है? क्लियर? देयर इज समथिंग एल्स दैट आई वांट टू टेल यू, बट शुरू में जो एग्जांपल्स लेते हैं वो तो देखने के कई तरीके होते हैं। अब एक और तरीका देखो, आपने कहा ये 1 है, ये 2 है, यहां 2 और 4 है। अब दूसरा तरीका बताता हूं, इन दोनों को जोड़ लो आप, 3 आया, इन दोनों को जोड़ लो, 6 आया। यहां भी वही काम करना है, ये 3 है, ये 6 है, मुझे अंतर बराबर करने हैं। तो 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तब भी बराबर हो गया। यानी हम सम को इक्वल कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, या हम डिफरेंस को इक्वल कर दें, और वो इक्वल करने के प्रोसेस में हमें जो भी करना पड़ेगा वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम परफॉर्म कर दें, तो ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर के बराबर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसका फायदा कहां होगा। ये सवाल है 1 + x, 9 - x, 2 - x, 3 + x। 1 + x, 9 - x, यहां पर है आपका 3 + x, एक मिनट, 3 + x, 2 - x। अब ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने लिखा 2 - x। क्वेश्चन दिया कि ये दोनों आपस में बराबर है और यही वैल्यू k के बराबर है, k का मान चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हो आप अगर यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें तो क्या जोड़ने पर मुझे यहां 3 मिल रहा है, x और x कट गया, यस। क्या यहां जोड़ने पर मुझे वैल्यू 12 मिल रही है, x कट गया। लेकिन आपको पता है कि अभी ये न्यूमरेटर इस न्यूमरेटर के बराबर नहीं है, नहीं बराबर है, क्योंकि यहां अंतर जो सम 3 है, यहां सम 12 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप कहोगे इन दोनों को मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो कि भाई 4 × 1 + x जो मेरा होगा, ये 9 - x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4 × 1 + x 9 - x के बराबर हो जाएगा। नहीं, डिफरेंस, बेटा डिफरेंस लेना है या सम करना है ये तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। जैसे यहां डिफरेंस करने से मुझे कोई फायदा नहीं है। डिफरेंस अगर आप यहां से निकालते हो तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू अंतर आप निकालोगे तो x के टर्म उसमें बचेंगे, आप सीधा मल्टीप्लायर देख ही नहीं पाओगे ना। तो जोड़ लो ना, यहां पर जोड़ने से घटाने से दोनों से बात बन जाती है, लेकिन सवाल में हमारे लिए क्या यूजफुल है, x को कौन एलिमिनेट कर रहा है, जोड़ना या घटाना। आप कहोगे जोड़ना एलिमिनेट कर रहा है यहां पर, तो जोड़ दो, जोड़ दो इसको, तो आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आप कहोगे ये हो गया 4 + 4x = 9 - x, यहां से 5x = 5 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गया, x 1 आ गया। अब x 1 आ गया, x 1 आ गया। अब आप कहोगे अगर मेरा x 1 आ गया तो मैं k की वैल्यू x की वैल्यू 1 रख के निकाल सकता हूं। x 1 रखा तो 1 + 1 2 हो गया, x 1 रखा तो 2 - 1 1 हो गया। आप कहोगे सर ये तो लंबा तरीका है, आपने जो शुरू में बताया प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी तो बड़ी आसान थी हमारे लिए। ठीक है, तो ये मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत आपको कहीं और पड़ेगी। कब पड़ेगी ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसकी जरूरत आपको कहीं और पड़ने वाली है, ठीक है, और वो तरीका मैं आपको दिखा दूं। अभी कहां जरूरत पड़ेगी, देखना चाहते हो देख लो। जैसे मैंने आपसे मान लिया कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है 8 + x, और यहां पर मैंने कहा मेरे पास एक वैल्यू है 10 + x, ठीक है, और मैंने कहा मेरे पास यहां वैल्यू है 6 + x, और यहां पर वैल्यू मैं मान लिख रहा हूं कि ये वैल्यू है मेरी 12 + x। कुछ इस टाइप का सम, अभी ये एग्जैक्ट सम नहीं है एक्चुअली, यहां पर कैलकुलेट करोगे तो आपको x की थोड़ी फ्रैक्शन में वैल्यूज मिलेंगी, बट कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस एग्जाम में आते हैं, मैं दिखाऊंगा जब प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, तो इसकी नीड पड़ेगी। तो इस बात को बस सुन के समझ लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। भी इसका एप्लीकेशन प्रोपोर्शन में आएगा, तो प्रोपोर्शन में आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से बराबर करना ज्यादा आसान होगा और आपको वैल्यू जल्दी मिलेगी। तो आपको जो भी मैंने सिखाया है, एक तो ये इसका सीधा सम करके सॉल्व करना, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर इसी सवाल की बात करें तो ये डेफिनेटली बेस्ट है, पर जो मैं आपको अल्टरनेट सिखा रहा हूं उसकी भी जरूरत मुझे आगे पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तब का तब देखेंगे, ठीक है, तब फिर से समझाएंगे इसको कि ये देखो बताया था, याद करो। चलो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ और बातें दी हैं जो कि बहुत जरूरी हैं कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से समझना। कह रहा है कि अगर मेरे पास एक रेशियो हो, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, इसका मतलब समझना है आपको। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी डिक्रीजेस एंड रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी इंक्रीजेस बाय एडिंग सेम क्वांटिटी इन बोथ टर्म्स। इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं इसको।
रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी क्या होता है? देखो, एक होता है आपका इक्वेशन। इक्वेशन सुना है आपने? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन होता है। एक टर्म होता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे इक्वेशन का मतलब हो गया, मैंने आपसे लिखा, मान लिया x बराबर 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन इनइक्वालिटी क्या होती है कि हम ऐसे लिखें कि x इज मोर देन 5, तो ये इक्वेशन नहीं है। हम कह रहे हैं x 5 से बड़ा है, या फिर हम लिखें x 5 से छोटा है, ठीक। तो ये इनइक्वालिटी है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो जब यहाँ एक टर्म लिखा है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, तो ये होता है जब a b से बड़ा होता है। लेट्स से मेरे पास एक रेशियो है a:b, इसको हम बोलते हैं कि रेशियो ग्रेटर इनइक्वालिटी का है अगर इसकी वैल्यू a/b की 1 से बड़ी हो। अगर a/b 1 से बड़ा हो जाए तो हम कहते हैं रेशियो है ग्रेटर इनइक्वालिटी का। और अगर मेरे पास a/b 1 से छोटा हो जाए, यानी हमारा b a से बड़ा हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। ये टर्म्स एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। अगर a b के बराबर हो जाता है तो a/b 1 हो जाता है, तो ये इक्वेशन वाला केस हो गया, ये इक्वालिटी हो गई, ठीक है। अब इस केस में कुछ बातें की गई हैं, उस बातों को मैं समझाता हूं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है मेरे पास एक रेशियो है a/b। इस a/b के रेशियो में हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने क्या किया, x और x जोड़ दिया। क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x और x जोड़ दिया। जैसे मान लिया मेरे पास एक रेशियो दिया हो 113/117, हमने क्या किया, 113 में 5 जोड़ा, 118 बना, 117 में भी 5 जोड़ा, 122 बन गया। अब मुझे पता करना हो कि भाई ये वैल्यू मेरी 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, मतलब कौन इसमें बड़ा होगा, इसको कैसे समझें। तो सबसे पहला जो केस है मैं ये समझा रहा हूं आपको, सेकंड केस, a लेस देन b, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है और आपने सेम वैल्यूज दोनों में जोड़ दी। सेम वैल्यू जोड़ने को पता करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों का अंतर देख लो कि भाई ये 5 हुआ, ये वैल्यू भी आप देख लो कि 5 हुआ, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये वैल्यू यहां पर 4 के अंतर पे है, यहां भी ये 4 के अंतर पे है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस दोनों फ्रैक्शंस में बराबर है, तो मतलब ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर चेंज हुए हैं। दोनों तरीके से आप देख सकते हो। अब मैं कैसे पता करूं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि अगर ये वैल्यू शुरू में लेस देन 1 है, मान लिया a/b मेरा लेस देन 1 चल रहा है शुरू में, और हमने इसमें क्या किया, x और x जोड़ दिया ऊपर नीचे, तो ये समझा रहा है कि ये वैल्यू बड़ी होगी। अब मैं लॉजिकली समझा देता हूं ये कैसे हो रहा है। परसेंटेज चेंज से भी नहीं बताऊंगा, मैंने एक स्पेशल क्लास में परसेंटेज चेंज से बताया हुआ है इसको। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। आप ऐसे समझो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में मान लेते हैं a और b का रेशियो 3:4 का है। मान लो ये मिल्क है और ये वाटर है। आप मुझे बताओ, अगर ये 3:4 का सॉल्यूशन है और तुमने इसमें क्या किया है, ऊपर भी x जोड़ा है, नीचे भी x जोड़ा है, यानी 1:1 में एक वैल्यू जोड़ दी आपने। 1:1 में वैल्यू आपने जोड़ी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आप जोड़ रहे हो x और x, 1:1 है। कुछ कहानी ऐसी है कि तुम एक टोन्ड मिल्क में फुल क्रीम मिल्क मिला रहे हो। मुझे बस ये बता दो कि मिल्क का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा? मिल्क का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। मिल्क का कंसंट्रेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर मैं कंबाइंड देखूं तो ये आपका टोन्ड है, टोन्ड के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई फुल क्रीम वाला कम होगा, बट टोन्ड के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो शुरू में a/b मेरे पास है टोन्ड वाला, उससे मैंने एक फुल क्रीम मिल्क मिला दिया, हायर कंसंट्रेशन का मिल्क मिला दिया, 1:1 मिला दिया। 3:4 था, कम था, उसमें ज्यादा परसेंटेज वाला सोल्यूशन मिलाया, तो टोन्ड मिल्क जो a/b था, अब जो नया मिक्सचर मिलेगा उसका सोल्यूशन ज्यादा होगा, मिल्क का कंसंट्रेशन, इसलिए ये वैल्यू बड़ी है। सिमिलर लॉजिक से आप देख लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक मिक्सचर है a/b जो ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है और तुम इन दोनों में x और x मिला रहे हो, तो आप करो, मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें 1:1 ऑलरेडी है, लेकिन मैं जो मिला रहा हूं, सॉरी, मोर देन 1 ऑलरेडी है, ये मोर देन 1 ऑलरेडी है, यानी मोर देन 1 का मिक्सचर मेरे पास है, और उसमें मैं जो मिला रहा हूं रेशियो वो 1 है, तो क्या इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा? यस। तो अब ये वैल्यू पहले बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, फर्स्ट बड़ा हो गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज पढ़ाने के बाद मैं फ्रैक्शन कंपैरिजन आपको वहां सिखाऊंगा परसेंटेज के बाद। उसके बाद आपको इन केसेस को इस तरह से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये बात मेरी आपको समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं, क्योंकि ये डिस्कशन दोबारा होगा असली अस्त्र के साथ जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज के साथ इसका मैं एक्सप्लेनेशन जब आपको दूंगा तो ये चीज और अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्योंकि वहां पर आपके पास सारे टूल्स होंगे। अभी परसेंटेज का टूल तो हमारे हाथ में है ही नहीं है, तो मैं सिर्फ रेशियो के पर्सपेक्टिव में मिक्सचर का एग्जांपल लेके आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, परेशान नहीं होना। परसेंटेज में डिस्कशन फ्रैक्शन कंपैरिजन का पूरा एक डिस्कशन है, एक क्लास होगी, और उस क्लास में हम लोग, ये तो छोड़ो, कई खतरनाक एक्सप्रेशंस को भी हम देखेंगे, ये सब आपके लिए मजाक हो जाएगा,
ठीक है, चिंता ना करें। तो इसको आप क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छी है, नहीं आई तो परसेंटेज में इसको जब मैं पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन कंपैरिजन आपको पढ़ाऊंगा तो ये केसेस आपके फिर से आएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए रेशियो में यहाँ पर कुछ और चीजें लिखी हैं, ये चीज का डिस्कशन भी परसेंटेज में दोबारा से होगा, बट मैं ये केस इंट्रोड्यूस जरूर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दिमाग में कुछ चीजें जाएं। मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि अभी मैंने अनअकैडमी पे कल ही एक स्पेशल क्लास भी ली थी, कल नहीं परसों, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन करके, उसमें ये केस का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की मेरी पहली क्लास देख सकते हो, जो कि मैं आपके कोर्स में भी पढ़ाऊंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, देखना है तो देख सकते हो। यहाँ क्या समझाया गया है, हर रेशियो में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर बोलता हूं कि मैंने न्यूमरेटर को बढ़ाया, न्यूमरेटर को क्या किया, इंक्रीज किया, बढ़ा दिया, और मैंने डिनोमिनेटर को घटा दिया, तो क्या पूरा फ्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा, इसका अनुमान लगाना है तो बहुत सिंपल है। न्यूमरेटर अगर बढ़ता है तो फ्रैक्शन बढ़ना चाहता है, डिनोमिनेटर अगर घटता है तो भी फ्रैक्शन बढ़ना चाहता है, ये दोनों फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो नई वैल्यू है बढ़ी हुई मिलेगी। मतलब ये है कुछ कि मेरे पास एक नंबर है 113 बटे 118, तुमने 113 को 115 कर दिया और तुमने 118 को 117 कर दिया, डिनोमिनेटर कम कर दिया, न्यूमरेटर बढ़ा दिया। ओके, क्लियर, इंक्रीज कर दिया। अब न्यूमरेटर बढ़ा तो फ्रैक्शन बढ़ना चाहेगा, डिनोमिनेटर घटा तो भी फ्रैक्शन बढ़ना चाहेगा। भाई तुम छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो मान तो बढ़ जाता है ना, दोनों अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सीधा ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस डायरेक्टली। ऐसे ही केस 2 हमारा यहाँ लिखा हुआ है, दोनों बढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में बात अलग से करूंगा। अब केस 3 पे आ जाओ, ये केस 1 है आपका, और केस 3 को पहले देख लो। केस 3 कह रहा है कि मेरे पास एक न्यूमरेटर है, वो हम घटाएंगे, मतलब एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, मैंने n लिखा, यहाँ d लिखा, मैंने न्यूमरेटर को घटाया, कम किया, और डिनोमिनेटर को क्या किया, हमने बढ़ाया। न्यूमरेटर जब घटता है तो फ्रैक्शन घटना चाहता है, भाई किसी का आप न्यूमरेटर कम कर दो तो फ्रैक्शन घटना चाहेगा कि नहीं, यस। डिनोमिनेटर बढ़ा दो, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो भी फ्रैक्शन घटना चाहेगा। अगर दोनों घटना चाहते हैं तो फ्रैक्शन घटा हुआ ही मिलेगा, पहला वाला बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। तो पहला केस और तीसरा केस जब भी आपको फ्रैक्शन कंपैरिजन में दिखेगा तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। लेकिन एक केस दूसरा है, केस 2, वो देखिए, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर क्या हुआ, घटा, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर भी बढ़ा। चौथा केस देखिए, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर घटा, डिनोमिनेटर भी घटा। आप समझते हैं इसके इफेक्ट को। न्यूमरेटर अगर बढ़ता है तो फ्रैक्शन को बढ़ाना चाहता है, डिनोमिनेटर जब बढ़ता है तो फ्रैक्शन को घटाना चाहता है। दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, न्यूमरेटर घटा घटाना चाहता है, डिनोमिनेटर घटा बढ़ाना चाहता है, दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यहां सेम डायरेक्शन में काम कर रहे थे तो कोई जजमेंट में इशू नहीं था। अब यहां जब ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो आप कहोगे यार हम ऐसे कैसे बताएं, ठीक है। जैसे लेट्स से आपकी शादी की बात कर रहे हो, आप मम्मी के पास गए हो, मम्मी से बोला कि मुझे ये लड़की पसंद है, तो मम्मी ने बोला कि खाना बनाना आता है, सेवा करेगी मेरी, हमने कहा ठीक है, ओके, मम्मी ने कहा ठीक है मुझे पसंद है। पापा के पास गए, पापा के सवाल क्या होंगे, दहेज मिलेगा, तो कहोगे सर पापा लव मैरिजेस में कहाँ दहेज मिलता है, वो कहेंगे नहीं होगी शादी। दो तरह के डिसीजंस हो गए, अब अपोजिट डायरेक्शन में है, कैसे सॉल्व होगा? तीसरा आदमी चाहिए कोई जो आके किसी एक को मना ले, वी नीड सम थर्ड पर्सन टू सॉल्व दिस इशू, ठीक है, क्लियर और नॉट? यस। तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई यहाँ क्या होगा, ये मत बोल देना कि दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ होगा, कुछ होगा, बट क्या होगा ये निर्भर करेगा कि किसकी बात मानी जाएगी। अब किसकी बात मानी जाएगी उसमें हमें किसी ना किसी और टूल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और ये टूल मैं आपको दूंगा परसेंटेज में, कि वो फ्रैक्शंस जहां पर दो अपोजिंग फोर्सेस होंगे वहां हमें कैलकुलेशन की थोड़ी जरूरत है। या तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखो, दोनों एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, या तो वैसे पता करो या कैलकुलेशन करो, या मैं एक तरीका बताऊंगा जिसमें कोई कैलकुलेशन है सच नहीं होगी, बस एक परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और परसेंटेज का इन्वॉल्वमेंट बता देगा कि किसकी बात मानी जाएगी, ये माना जाएगा या ये माना जाएगा। अगर ये माना जाएगा तो घट जाएगा, ये माना जाएगा तो बढ़ जाएगा, सेम यहाँ पर। तो ये परसेंटेज में टॉपिक पूरी तरह से फ्रैक्शन कंपैरिजन कंप्लीट होगा, बट मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया एटलीस्ट आपको, ठीक है, ताकि दिमाग में आपके रहे कि हाँ ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा, सर सिखाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक मैंने फ्री स्पेशल क्लास ली थी अभी 2 दिन पहले, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन, अगर आप चाहें तो उसकी पहली क्लास देख लें, ये चीज मैंने वहां पढ़ाई हुई है, ठीक है, वो टूल पढ़ा दिया, इफ यू वांट, ओके, इफ यू वांट, अदरवाइज वेट करो, परसेंटेज में पढ़ाऊंगा, ठीक, आते हैं आगे। ओके, अब रेशियो पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, जो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था अभी, अगर मैं आपके पास एक रेशियो लिखूं 1:1, जो भी आपने एक चीज सीखी है उससे देख लो, 1:1, और रादर आई मस्ट राइट 1/2, फिर मैं यहाँ लिखूं 2/3, यहाँ मैं लिखूं 4/5, यहाँ मैं लिखूं 2, 3, 4, सॉरी 3/4, देखो क्या हो रहा है, 1 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, 3 में 1 जोड़ा, 3 में 1 जोड़ा, 4 में 1 जोड़ा, ऐसे करके लिखा मैंने।
अब बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा। अभी आपने क्या सीखा है कि अगर मेरे पास एक रेशियो हो a बटा b जो कि लेस देन 1 हो, और अगर हम दोनों में 1 1 जोड़ रहे हैं, बराबर जोड़ रहे हैं, वही फुल क्रीम जोड़ रहे हैं टोन्ड में, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये वैल्यू बड़ी आएगी इससे, ऐसे। इसको हम एक इस बात से भी समझते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं 117 125, ठीक है, यहां मैं आपके सामने लिखूं 123 और 131। अब देखो दोनों में क्या जुड़ा है, 6 जुड़ा है, 6 और 6 जुड़ा है, और ये रेशियो लेस देन 1 वाला है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, दिस वैल्यू विल बी मोर। इस तरह से ध्यान रख सकते हो। गोइंग इन द अदर वे, a बाई बी अगर 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, जैसे हम बात करें 1, एक मिनट, हम बात कर लेते हैं, मान लिया 2/1, फिर हम बोलते हैं 3/2, फिर हम बोलते हैं 4/3, फिर हम बोलते हैं 5/4, ठीक है, ऐसे करके फ्रैक्शन लिखा मैंने। अब आप देखो 2 में 1 जुड़ा, 1 में 1 जुड़ा, 3 में 1 जुड़ा, 2 में 1 जुड़ा, ऐसे करके बात चल रही है। तो यहां जब मेरे पास ऑलरेडी एक फ्रैक्शन था जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी थी और मैं उसमें इक्वल वैल्यू जोड़ूंगा तो वैल्यूज क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो ये वैल्यू आपकी ऐसी जाएगी, ओके, लाइक दैट। आप इवन यहाँ डिवाइड करके भी देख सकते हो, ये 2 है, ये 1.5 है, ये 1.33 है, 1.25 है, घट रही है। और जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो परसेंटेज का वेट करो ना बेटा, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। अभी रेशियो की औकात में जितना है उतना ही बता सकते हैं, ठीक है, जो रेशियो की औकात से बाहर है वो परसेंटेज में सॉल्व होगा ना बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं समझ में नहीं आ रहा तो इट्स ओके, परसेंटेज में समझाएंगे ना इसको, सारे टूल्स वहां होंगे, सब चीजें मजाक हो जाएंगी तुम्हारे लिए तब। क्योंकि यार उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था, बताओ आज देखो कैसे उड़ रहे हैं हवा में, हम फ्रैक्शन देखते ही बता पा रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है मत परेशान हो, मैंने क्या बोला, ठीक है। कई बार ना टॉपिक्स ऐसे इंटर रिलेटेड होते हैं ना बेटा कि कुछ चीजें आपको अगला टॉपिक होने के बाद ही समझ में आएंगी। ठीक है, मैं चाहता तो इस डिस्कशन को स्किप कर देता, तो मैंने जानबूझ के किया है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ अभी प्रॉब्लम हो रही, तकलीफ हो रही है, और परसेंटेज के बाद ये चीज बहुत सरल हो जाएगी तुम्हारे लिए, चिंता ना करें। चलो आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो पे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसको देख लेते हैं। a बटा बी कह रहा है अगर a प्लस सी बटे बी प्लस डी के बराबर है तो क्या होगा, ये चीज अभी पढ़ के आए हो तुम। a बटा बी में अगर हम c बटा डी जोड़ रहे हैं तो भी फ्रैक्शन अगर नहीं बदल रहा है तो तभी होता है जब c बटा डी a बटा बी के बराबर हो। अभी पढ़े हो ना कि अगर a बटा बी सी बटा डी के बराबर हो तो यही वैल्यू आपकी a प्लस सी बटे बी प्लस डी भी कहलाती है। यहां पर इन दोनों को लिख दिया इन्होंने तो ये जजमेंट हम पास कर देंगे, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली यहां पर ये लिखा हुआ है कि a बटा बी a माइनस सी बटे बी माइनस डी, यहां भी ऐसा होता है। इसका मतलब समझ लो क्या है, जैसे मेरे पास मान लिया एक फ्रैक्शन है a बटा बी, मैंने यहां पर एक्स ए घटाया और नीचे एक्स बी घटाया, दोनों को हम घटा रहे हैं उसी रेशियो में जिसमें ओरिजिनल रेशियो है। इट्स लाइक कि मेरे पास एक टोन्ड मिल्क है, उसका आधा दूध हम फेंक दे रहे हैं, या 30% दूध हमने पैकेट फाड़ा और थोड़ा सा दूध गिरा दिया, तो रेशियो थोड़ा ना बदल जाएगा, रेशियो तो वही रहेगा ना। यहाँ कॉमन लेके आप काट के देख भी सकते हो, 1 माइनस एक्स और b इंटू 1 माइनस एक्स कट जाएगा, a बटा बी आपकी वैल्यू आ गई। ये यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये सवाल स्टेटमेंट बेस आ सकता है एग्जाम में कि a बटा बी अगर a प्लस सी बटा बी प्लस डी के बराबर है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये करेक्ट है आपका, ठीक है, क्लियर। इसका एग्जाम्पल बेटा मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम में ये सवाल जब आएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड ही आएगा, तभी इस प्रॉपर्टी का मतलब है, वरना ये आएगा ही नहीं। और बाकी जो एप्लीकेशन है वो तो मैं आपको टोन और डबल टोन करके भाषा में समझा ही रहा हूँ, ठीक है, क्लियर क्लियर। हाँ जी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप अपने दिमाग को ही बोल रहे हो कि कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा, और कुछ पल्ले आपको घर जाके रिवाइज करने पे पड़ेगा। बट ये कभी मत किया करो कि अपने दिमाग को ही ब्लॉक कर दो। आप क्या करो कि आप ये लिखे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, 4 लोगों को और बता रहे हो कि तुम्हारे पल्ले भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जब समझ में ना आए तो और ध्यान से चीजों को सुने, ठीक है, घर पे जाके रिवाइज करने पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर थ्योरी थोड़ी बोरिंग है रेशियो की, मैं क्या करूं, ठीक है। ये सवाल देखो, ये अभी कर चुके हो तुम कि तुम्हारे पास एक a बटा बी का रेशियो है, उसमें तुम एक रेशियो जोड़ रहे हो c बटे डी का जो कि a बटा बी से बड़ा है, टोन्ड मिल्क में फुल क्रीम मिल्क जोड़ रहे हो, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन टोन्ड मिल्क का बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू a बटा बी से ज्यादा आएगी डेफिनेटली, ये टोन्ड मिल्क वाला कंसंट्रेशन है। और पीछे करें रिटन फॉर्मेट में तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मत लीजिए इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्या करूं बताओ मैं, हाँ लिखूं सारी चीजें तब तुम्हें मजा आएगा। मतलब मैंने इसलिए लिख दिया कि तुम्हारे लिए रिवीजन आसान हो, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं हमारे लिए अच्छा क्यों कर रहे हो सर, हम तो कक्षा 5 की तरह ही पढ़ेंगे, आप लिखो हम उतारेंगे। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है बेटा, निकाल दो ये सब, फायदे में रहोगे, ठीक है। आ जाओ यहां देखो, ये सी बटा डी कर लो, a बटा बी सी बटा डी से बड़ा है, यानी ये फुल क्रीम मान लो, इसको टोन्ड मान लो।
अब अगर मैं फुल क्रीम से कंपेयर करूं और फुल क्रीम में मैंने टोन्ड मिला दिया, ए में सी जोड़ दिया, बी में डी जोड़ दिया, तो कंसंट्रेशन फुल क्रीम का ही ज्यादा होगा क्योंकि वो धीरे से कम होगा। तो ये रेशियो होगा। तो ये मैं आपको व्यवहारिक भाषा में भी चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इनको ठीक से समझ लेना। ओके, और देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। यहाँ कुछ रेशियो लिखे हैं आपके सामने, A1 बटे B1, A2 बटे B2, A3 बटे B3, A4 बटे B4, AN बटे BN। ये अनइक्वल फ्रैक्शंस हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये कह रहा है कि अगर मैं सारे न्यूमरेटर्स को जोड़ दूं और मैं सारे डिनोमिनेटर्स को जोड़ दूं, ठीक है, तो उससे जो मुझे रेशियो मिलने वाला है, इसकी जो वैल्यू होगी, ये कॉन्सेप्ट पे एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। बहुत अच्छा सवाल बनता है इस पे, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो फंस जाएगा सवाल में। मैं कह रहा हूं मेरे पास ढेर सारे रेशियोज हैं। लेट्स से मैं रेशियो लिख देता हूं, 3/4, 7/9, 8/11, 12/13, ऐसे कुछ रेशियोज मैंने लिख दिए। अब मैं एक रेशियो आपके सामने ऐसा लिख रहा हूं, 3 + 7 + 8 + 12 डिवाइडेड बाई 4 + 9 + 11 + 13। ये प्रॉपर्टी ये करी, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहां से सोचो कि लोवेस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो लोवेस्ट वैल्यू आप इसमें जरा बताओ मुझे क्या है। 12/13 हाईएस्ट वैल्यू है, ऑलमोस्ट 1 है, तो ये 12/13 से तो छुट्टी होगी। लेकिन ये वैल्यू जो लोवेस्ट वैल्यू इसमें अगर आप खोजने जाओगे तो ये 75% होता है 3/4। ये देखोगे तो आप कहोगे ये होता है 9 7 63, 9 7 63, ये उससे बड़ा है। ये 11 7 77 और 11 दूना 22, 8/11 सबसे छोटा है, 8/11, ठीक है, सबसे छोटा 8/11 है। तो ये कह रहा है कि आप बिना कैलकुलेशन किए हुए भी ये जान सकते हैं कि ये जो सम है ऊपर और नीचे, ये इन दोनों के बीच में होगा। इसको समझने का बहुत छोटा तरीका है औसत। औसत आपने सीखा ना, ये बेसिकली वैल्यूज हैं क्या, जरा मुझे बताओ। न्यूमरेटर को तुमने जोड़ दिया, डिनोमिनेटर को तुमने जोड़ दिया, आप खुद अनुमान लगाओ मुझे कि ये वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए। औसत की बात कर लेते हैं, तो औसत हमेशा लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में होता है। तो उसी से लिंक्ड है ये, अगर आप मुझसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछोगे तो, राइट। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, इसी रेंज में आएगा, आना भी चाहिए। हमने सारे न्यूमरेटर को जोड़ दिया, सारे डिनोमिनेटर्स को जोड़ दिया, आपको लेकिन सर औसत कैसे हुआ। औसत ऐसे हुआ कि 4 टर्म ऊपर है, 4 टर्म नीचे है। अगर 4 टर्म ऊपर है तो मैं अगर औसत की बात करूं, आप मुझे बताओ क्या बनेगा। बटे 4 करोगे ना खाली, नीचे क्या करोगे, 4 + 9 + 11 + 13, यहां भी बटे 4 करोगे। क्या ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बटे 4 से डिवाइड करें तो ये एवरेज बन गया, न्यूमरेटर का एवरेज डिनोमिनेटर का एवरेज बन गया, यस। और न्यूमरेटर का एवरेज और डिनोमिनेटर का एवरेज अगर बन गया, और ये फ्रैक्शन थोड़ा ना बदला 4 लगाने से, नहीं, तो न्यूमरेटर की जो लोवेस्ट वैल्यू होगी और डिनोमिनेटर मतलब जो लोवेस्ट वैल्यूड फ्रैक्शन है वो यहां आ जाएगा, वो एवरेज वाली बात होगी ना। तो इसलिए ये हमेशा इसके बीच में ही होता है, लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी मदद करेगा। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बनता है जो बिना इस कॉन्सेप्ट के हो नहीं सकता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस इसको जान लो, ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की तरह आपको ध्यान रखनी है। लोवेस्ट को जल्दी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज, फ्रैक्शन कंपैरिजन ना बेटा। अब यहाँ पर जल्दी से देखना कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, वो परसेंटेज से मदद मिलेगी। ये सबसे छोटा मुझे ऐसे पता लगा, 1/9 11.11 होता है, सॉरी 8/11 जो होगा 9.09 × 8 है, तो 72 पॉइंट समथिंग हुआ। ये तो 1 के आसपास हो गया है, सबसे बड़ा दिख रहा है। ये 75% है और ये 77% के ऊपर है, तो ये सबसे छोटा हुआ। ये परसेंटेज की बात समझ में आएगा, ठीक है, परसेंटेज की बात समझ में आ जाएगा। करवा दो वो क्वेश्चन, अभी नहीं करा सकता बोल के, तरीका है क्लास का बेटा, ठीक है। पहले बस प्रॉपर्टी सुन लो और जो मैं लिख रहा हूं उसको देख लो, प्लान मुझे ही बनाने दो कैसे पढ़ाना है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इसका इस्तेमाल आपकी लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग में होता है, ठीक है, रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरे पास मान लिया 2 इक्वेशन दी हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड। अब आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, मान लिया, जैसे मैं कहूं मान लिया मेरे पास x + 2y = 8 है, क्या आप x और y की वैल्यू इसमें निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। क्यों? एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल होते हैं तो हम उनकी यूनिक वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि y की अलग अलग वैल्यू आप रखते जाओ, x की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। तो बोलते हैं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे अगर मेरे पास एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक और इक्वेशन दे दूं, 2x + y = 10, अब जब मेरे पास 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल हो जाते हैं तो इनकी वैल्यूज फिक्स हो जाती हैं। इसका एक सॉल्यूशन होता है, इसको हम अलजेब्रा में देखेंगे, लीनियर इक्वेशंस में, डिटेल कॉन्सेप्ट, बट मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं कि यहाँ रेशियो में क्या क्या चीज है जो यहाँ मुझे सिखानी है आपको। तो आपको समझ आएगा, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन कम से कम चाहिए। अब इसको आप जनरलाइज करोगे तो आप कहोगे मुझे 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए, तब मैं उनको यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाऊंगा, वरना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि अगर मैं आपको 2 इक्वेशन दूं, 3 वेरिएबल हो मेरे पास, 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, ये स्पेशल केस है 3 इक्वेशंस का। तो आप कहोगे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है यूनिकली, मुझे x y z की वैल्यू सॉल्व करनी है मान लिया यहां पर,
तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए कि नहीं? तभी तो सॉल्व हो पाएगा एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू। यस, मुझे एक इक्वेशन और चाहिए। लेकिन एक बात यह है मजेदार कि अगर मुझे एक्स वाई जेड का अनुपात चाहिए तो वो सिर्फ दो इक्वेशन से निकल जाएगा। और इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं क्यों निकल जाएगा। जैसे आपका, लेट्स से आप जेड को छोड़ दो, ऐसे ही आप यहां पर एक्स इंटू जेड आएगी, वाई की वैल्यू जेड के टर्म्स में आ जाएगी। लाएगा, एक मिनट रुक जाते हैं, रिफ्रेश कर लो एक बार आप लोग, मैं भी रिफ्रेश कर लूं। ओके, अब ठीक है, मैंने रिफ्रेश कर लिया। हाँ जी, तो मैंने कहा बोला कि इस इक्वेशन को अगर दो ही इक्वेशन है तो हम सोचते हैं कैसे करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई अगर मैं यहाँ x को एलिमिनेट करूंगा तो y की वैल्यू सीधी सी बात है z के टर्म्स में आ जाएगी कुछ। ऐसे ही अगर मैं y को एलिमिनेट कर लूं, x की वैल्यू भी z के टर्म्स में आ गई। अब अगर मैं x, y और z का रेशियो निकालूं तो क्या होगा? x, y, z का अगर मैं रेशियो निकालूं तो z और z कट जाएगा, यहां भी z आएगा, यहां भी z आएगा, यहां भी z कट जाएगा, तो रेशियो निकल गया कि नहीं? yes. तो अब मेरी बात आपको समझ में आई कि कभी भी अगर आपको तीन इक्वेशंस दी जाए तो तीन वेरिएबल हम सॉल्व कर पाएंगे यूनिकली, यूनिक वैल्यूज निकाल पाएंगे उनकी। ओके, लेकिन अगर मुझे दो ही इक्वेशन दी हो और वेरिएबल मेरे तीन हो, अच्छा अभी ठीक आवाज आ रही है? अगर आवाज अभी बिल्कुल बराबर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो थम्स अप हिट करिए, हिट थम्स अप। आवाज बराबर आ रही है? आप चाहते हो कि मैं रिपीट कर दूं? ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको ये समझाया बेटा कि दो इक्वेशंस को यूनिकली सॉल्व करने के लिए, दो वेरिएबल को यूनिकली सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल को यूनिकली सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, चार वेरिएबल को यूनिकली सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशन चाहिए। फिर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लिया मेरे पास तीन वेरिएबल की एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल की मेरे पास एक इक्वेशन है, स्पेशल केस है तीन वेरिएबल का, और दो ही इक्वेशन दी हूं। मैं एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि तीन इक्वेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं एक्स और वाई और जेड का अनुपात निकाल सकता हूं। और क्यों निकाल सकता हूं वही मैंने समझाया है कि ये दो इक्वेशन पकड़ो और इन दोनों इक्वेशंस में एक बार एलिमिनेट कर दो एक्स, एक बार एलिमिनेट कर दो वाई। एक्स एलिमिनेट करोगे तो वाई जेड के टर्म्स में आ जाएगा, वाई एलिमिनेट करोगे तो एक्स तुम्हारा जेड के टर्म्स में आ जाएगा। और अगर आप एक्स वाई जेड का रेशियो निकालोगे तो तीनों में जेड है, जेड कट जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये तब होता है जब कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद ना हो, ये जीरो हो। ये एक होगा तो बात नहीं बनेगी, टू होगा तो बात नहीं बनेगी, राइट साइड जीरो हो, केवल एक्स वाई जेड के टर्म्स में कांस्टेंट टर्म ना हो, वो यहां भी हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास x प्लस, मैं ऐसा बोल दूं मान लिया आपके पास कि मेरा x माइनस टू वाई बराबर जीरो है, तो दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है, यूनिकली सॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि राइट साइड में जीरो है, मैं कह सकता हूं यहां से कि x और y का जो अनुपात है वो दो रेशियो एक का है। ऐसे ही अगर चार इक्वेशन हो और चार इक्वेशन में चार वेरिएबल हो, सॉरी चार वेरिएबल हो, तीन इक्वेशन दी हो, और अगर राइट साइड जीरो है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वहां चारों का रेशियो निकल जाएगा। ये समझाया मैंने आपको, x माइनस टू वाई बराबर जीरो, एक्स रेशियो वाई इक्वल टू रेशियो वन। कांस्टेंट होने पे कैंसिल नहीं होगा तो निकल ही नहीं सकता, रेशियो भी नहीं निकल पाएगा। आपके एग्जाम में सवाल क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूं, आपके एग्जाम में सवाल ये आएगा, जैसे वो बोलेगा कि x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, फिर बोलेगा आपसे टू एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन हो गई। क्या मैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल सकता हूं? नहीं, लेकिन मैं रेशियो निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? आप सबसे पहला काम ये करो कि पहले हम एक्स को एलिमिनेट, वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं। वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, राइट। तो टू वाई बन जाएगा, टू वाई कट जाएगा और घटा लेंगे, तो यहां बनेगा फोर एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स प्लस चार दूनी आठ माइनस तीन पांच जेड बराबर जीरो बना। यहां से आपको मिल गया कि जो एक्स मेरा है ये माइनस फाइव बाई थ्री जेड के बराबर है, मिला, ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब आप इसको टू से मल्टीप्लाई करके घटा लो, तो फोर माइनस वन बनेगा आपका थ्री वाई और छह माइनस चार बनेगा टू जेड, ये भी जीरो है। तो यहां से आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस टू बाई थ्री जेड मिल गया। अब अगर मैं कहूं मुझे एक्स वाई जेड का ऐसे अनुपात निकाल लेना है, तो आपको ये है माइनस फाइव बाई थ्री जेड, ये है माइनस टू बाई थ्री जेड, और यहां पर है जेड, कट गया, जेड तो कट गया ना, रेशियो निकल गया ना। फिर अब तीन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बना माइनस पांच माइनस दो एक, और ये तीन बन गया। माइनस में जो वैल्यू आई, क्योंकि मैंने डेटा ऐसा लिया कि माइनस में आ गया, रेशियो निकल गया ना तीनों का, माइनस पांच माइनस दो माइनस और प्लस तीन। तो यहां ये पॉसिबल है इसको सॉल्व करना। अब इसका एक तरीका यह है कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इसको जल्दी निकाल सकते हो, तो वही मैंने यहां पर लिखा है, इसको समझ लो। आप x लिखो, जब आप यहां x लिखोगे
तो यहाँ आप B1 B2 लिख लो, C1 C2 लिख दो, B1 B2 C1 C2, मतलब x वाला छोड़ के लिख लो दोनों। जब आप यहाँ y लिखो तो y वाला छोड़ दो, और y वाला छोड़ो और आगे देखो क्या है, C1 C2 A1 A2, C1 C2 A1 A2 लिख दिया। फिर मैं z पे आऊंगा, z के बाद x का टर्म आएगा साइक्लिक, तो A1 A2 B1 B2। तो जो ऑर्डर है वो कैसे है, x y z। जब मैं x वाला लिख रहा हूं तो मैं y और z के कोफिशिएंट्स लिखूंगा। जब मैं y लिख रहा हूं तो मैं पहले z वाला लिखूंगा, फिर x वाला लिखूंगा। जब मैं z लिखूंगा तो पहले x लिखूंगा, फिर y लिखूंगा। ये ऑर्डर है। तो B1 B2 C1 C2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 B1 B2। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको। यहाँ पर आपको लिखना है x के साथ B1 C2 माइनस B2 C1। यहाँ लिखना है C1 A2 माइनस C2 A1। यहाँ लिखना है A1 B2 माइनस A2 B1। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका कैसे एप्लीकेशन आप कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया पेज ले लेते हैं, नई इक्वेशन बना देते हैं आपके लिए। मैंने लिखा, मान लिया 2x माइनस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैंने 5z इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैंने लिखा 3x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 0। अब मुझे x y z का रेशियो निकालना है, तो कैसे लिखोगे आप, x लिखो, ये छोड़ दो, यहाँ आप लिखिए -4 प्लस 4, यहाँ लिखिए 5 माइनस 3। y जब लिखना है तो मैं पहले z का कोफिशिएंट लिखूंगा। z का कोफिशिएंट आएगा 5 माइनस 3 पहले आएगा, फिर आएगा आपका 2 और 3, ये y लिखा मैंने। जब मैं यहाँ z लिखूंगा तो पहले मैं लिखूंगा 2 3, फिर मैं लिखूंगा 2 3, और मैं लिखूंगा -4 और +4। आगे क्या लिखूंगा, इसका प्रोडक्ट करूंगा, आएगा 4 3 12 प्लस 12 हो गया -20, 12 माइनस 20 बनेगा -8। कलम हिल रही है, यहाँ लिखे -8। यहाँ लिखेंगे 5 3 15, और ये +6 बन जाएगा -6, तो ये हो गया 21। 4 दूनी 8 और 8 और प्लस 12 बनेगा 20। तो जो एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया, ये आ गया -8, 21 और 20। तो ये आपको मदद करेगा रेशियो निकालने में इक्वेशन के। ओके, हाँ जी, क्लियर। ये प्रोडक्ट माइनस दिस, ये प्रोडक्ट माइनस दिस, ये प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, सिंपल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आप सीख लो, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी ऐसी दो इक्वेशन आएंगी और आपसे पूछेगा एक्स वाई जेड का रेशियो निकालो, तो ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब सारा वेरिएबल एलिमिनेट में नहीं जाना है आपको, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, डोंट डू दैट प्रोसेस, यू जस्ट सॉल्व रेशियो थ्रू दिस। रेशियो आप इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, ये आता कहां से है, बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व करके ही आता है। अगर आप यहाँ कोफिशिएंट को A1 A2 A1 B1 C1 लिखो, A2 B2 C2 लिखो और इक्वेशन सॉल्व करो एलिमिनेट करके, तो बाद में दिखता है कि अरे ये तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है इस तरीके से। तो दैट्स हाउ दिस इज डन। इसका एक और एप्लीकेशन आएगा, ये मैं आगे सिखाऊंगा। इसी को यूज करके एक्चुअल में हम इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 इक्वेशन दी हो, ओके, तो वो भी हम देख सकते हैं। क्लियर, -8 21 20 होगा, जो लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, काम आएगा। हाँ, माइनस साइन, इसलिए प्रोसेस लिखा है ना, B1 B2 C1 C2, B1 को B2 C2 से गुणा करते हैं, फिर ये प्रोडक्ट को माइनस में लिखते हैं, -B2 C1, C1 को A2 से गुणा करेंगे, -C2 A1, A1 को B2 से गुणा करेंगे, -A2 B1, एवरीथिंग इज रिटन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आगे इक्वेशन सॉल्विंग में भी करेंगे, ऐसा नहीं है, जस्ट अभी इतना सीख लो। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, अब देखो, ये सवाल है, आई थिंक जो थियरी में हम मूव कर रहे हैं, ये अब से थोड़ा तुम्हें मजा आने लगेगा। अभी शायद मजा नहीं आया होगा, हैवी थियरी थी, यहाँ से थोड़ा मजा आने लगेगा, क्योंकि चीजें आप देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो ठीक है, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली यहाँ कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, कुछ रेशियोज लिखे हैं इंटरेस्टिंग, AB BC CA CDD। तो इसेंशियली पैटर्न देखना क्या है, आपको मैंने A रेशियो B दे रखा है, फिर B से खत्म हुआ तो मैंने आपको B रेशियो C दे रखा है, C पे खत्म हुआ तो मैंने आपको C रेशियो D दे रखा है। ठीक है, D पे खत्म हुआ तो मैंने आपको D रेशियो E दिया है। मतलब यहाँ का जो कॉन्सिक्वेंट है वो अगले रेशियो का एंटीसीडेंट है, ये ऑर्डर है। BB कॉमन, CC कॉमन, DD कॉमन और E है। अब ऐसे सवाल देके आपसे पूछता है कि मुझे A B C D E का रेशियो बता दो, तो यहाँ प्रोसेस समझना पहले क्या है, कैसे लिखते हैं। जब आपको A लिखना हो तो आप सीधे इस कॉलम का पूरा गुणा कर लो, A B C D, राइट। यहां पर डिफाइन कर दिया मैंने N1 D1 N2 D2 N3 D3 N4 D4। तो मैंने कहा कि A के लिए मैं इसको कर रहा हूं N1 D1, इसको कर रहा हूं, ये वैल्यू है मेरी N2 D2, ये वैल्यू है मेरी N3 D3 और ये वैल्यू मेरी क्या है N4 D4, ऐसा है। तो जब मुझे A के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखनी है, पहला टर्म लिखना है मुझे, तो मैं इन सब का गुणा कर दूंगा सीधे, N1 N2 N3 N4 यहाँ लिखा हुआ है। फिर मुझे जब B के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी है तो मैं सीधे B से शुरू करूंगा और मैं देखूंगा B यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो B और B का क्रॉस लगाओ और फिर नीचे उतर जाओ। यहाँ B के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, B यहाँ भी है, ऐसे आओ और फिर नीचे उतर आओ।
तो D1 N2 N3 N4, यहाँ क्या लिखा है D1 N2 N3 N4। फिर देखो मुझे अब C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखनी है, तो मैं कैसे चलूंगा? सिंपल सा प्रोसेस क्या है, C के करस्पॉन्डिंग अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो आपको क्या करना है, आप B से पहले C उतरिए, फिर जहां CC दिखा क्रॉस करिए, नीचे उतरिए, तो यहां आया D1 D2 N3 N4, D1 D2 N3 N4। फिर आपको D के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखिए, तो BCD उतरिए, फिर ऐसे क्रॉस लगाइए, BCD उतरिए, ऐसे क्रॉस लगाइए, D1 D2 D3 N4। ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, परेशान ना हो। लास्ट जब वैल्यू आपको लिखनी है E की वैल्यू आपको लिखनी है, तो ये यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये D1 D2 D3 D4 होगा, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये चीज, ठीक है? यहां पर आगे एग्जांपल है भी, जैसे यहां पर एक रेशियो दिया है ABBC CD DE सब दिया हुआ है, और कह रहा है मुझे ABCD का रेशियो निकालना है। अब देखो इसको करने का एक तरीका और होता है, और क्यों ये प्रोसेस आपको सीखना है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे ABBC मान लिया मुझे दिया और मुझे ABC का रेशियो निकालना है, यहां से शुरू कर लें। मुझे AB दिया है और मुझे BC दिया है, तो आप कहोगे ये तो बहुत सिंपलेस्ट सा केस हो गया मेरे लिए, AB और BC मुझे दिया है और मुझे ABC का रेशियो मान लिया निकालना है। ये बहुत सिंपलेस्ट केस होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? मान लिया मैंने कहा ये 3:4 है और ये वैल्यू मेरी 6:7 है। अब आपको करने का इसका एक तरीका ये है कि भाई B यहां भी है, B यहां भी है, B यहां 4 है, यहां 6 है, तो इसको सेम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 बन गया, ये भी 3 से गुणा हो जाएगा फिर, ताकि रेशियो मेंटेन रहे। इसको 12 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 हो गया। तो अब जब ये 12 और 12 हो गया तो कंबाइन करना आसान है, ये 3 3 9 हो गया, मैं 9 लिख लूंगा, यहाँ 12 बन गया तो यहाँ 12 लिख दूंगा, ये 14 हो गया 14 लिख दूंगा, आसान है। इसको लिखने का एक और छोटा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने ABBC लिखा है 3 4 6 7, कैसे लिखा? 3 4, यहाँ है 6 7, यह है ABBC, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 6 18, दूसरी वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी 6 चौके 24, तीसरी वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी 7 3 21, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपली काट दो 9 12। तो ये दो ही वैल्यूज अगर हैं तो लिखने का तरीका है, इसको गुणा कर लो, फिर इसको गुणा कर लो, फिर इसको गुणा कर लो, 9 12 और 7, सॉरी 14, एक मिनट 7 चौके 28 है, 9 12 14, ठीक है? लाइक दैट वी कैन राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। लेकिन जब मेरे पास ऐसे इतनी सारी वैल्यूज है ना, तो ये टर्म को कॉमन बनाना, इसको इससे कॉमन बनाना, इसको इससे कॉमन बनाना, इसको इससे कॉमन बनाना, तो ये एलसीएम वाली जो अप्रोच यहाँ लगाई हमने कि भाई 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, 12 के बराबर कर दें, वो चल नहीं पाती है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत मल्टी स्टेप्स होंगे। आप 4 5 को सेम बना लोगे, ठीक है, 20 20 कर दोगे, ये जब 20 20 हो गया तो ये 24 बन चुका है, फिर 24 और 4 को सेम बनाना, फिर इट इज बहुत लंबा प्रोसेस, ठीक है? तो उस प्रोसेस में आपको नहीं जाना है। 24 कैसे आया? इसका गुणा करके, वो बेसिकली जो मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ उसी का पर्पस है। तो अभी देखते हैं इसको, हम इसी रेशियो को 3 4 5 6 4 5 2 7 है ना, इसको अलग से लिखते हैं, 3 4 4 5, सॉरी 3 4 5 6, 3 4 और 5 6, 5 और 6, फिर 4 5 2 7, 4 5 2 7, ये वैल्यूज हैं। ये AB है, ये हमारा BC है, ये हमारा CD है, ये हमारा DE है। मुझे क्या निकालना है? ABCDE का रेशियो, ABCDE का रेशियो। तो जब A लिखना है, यानी पहली वैल्यू लिखनी है, तो आप इन सब का गुणा करिए एक साथ, 3 5 4 2, तो आपको 3 5 15 चौके 60 दूना 120 लिख लीजिए, यहाँ पर सबका गुणा किया मैंने। जब मुझे B लिखना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, B से B, पहला B कहाँ है? यहाँ से शुरू करो, 4 5 20, 20 चौके 80, 80 दूना 160। C जब आप लिखना है तो आप B से स्टार्ट करोगे, और B से पहले C आओगे, और फिर यहाँ पलटी मार दोगे, नीचे जाओगे, 4 6 24 चौका 96, 96 दूना 192। जब आपको D लिखना है तो क्या करना है? D पे पलटी मारनी है, तो BCD का गुणा करना है, 4 6 24 5 120 दूना 240। E लिखना है, सबका गुणा कर दो, 4 6 5 7, 24 5 120, 120 इंटू 7 करेंगे 840 आ गया। कुल मिला के ये वैल्यूज आ गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, जिससे भी कट रहा है। किससे कट रहा है वैल्यू? किस वैल्यू से कट रहा है? 8 से कट रहा है, सारी वैल्यू 8 से कट रही है, ठीक है? 8 से काट लो, 8 से काटेंगे 15 8 120, 8 दूनी 16 20, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 3 24, और ये हो गया 105। ये रेशियो हो गया आपका। इसकी खूब प्रैक्टिस कर लेना बेटा, एग्जाम में अगर आया ऐसा रेशियो, AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है, DE दिया है। एक स्पेशल केस ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल देगा और बोलेगा कि मुझे सीधे A का E से रेशियो निकाल दो, ऐसा बोलेगा, यानी पहला और आखिरी इसका रेशियो चाहिए। पहला लिखने के लिए इसका पूरा गुणा करते हैं, इस कॉलम का गुणा कर लेते हैं। तो अगर A रेशियो E सीधे पूछे आपसे, तो पहला कॉलम गुणा कर लो, 3 5 3 15 चौके 60 दूना 120, और अगर आखिरी टर्म सीधे लिखा हुआ है तो उसमें आखिरी का गुणा होता है पूरा, तो 4 6 24 5 120 7 840। ये सबसे आसान होता है लिखना, कई बार इसी पे सवाल आ जाता है।
अब आप इसको डिवाइड कर लो तो 1:7 सीधा सीधा आ गया, 1:7। इसका रेशियो देखो यहाँ 15 है तो 105 है, बट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर A/E पूछा जाएगा तो पहला कॉलम आखिरी कॉलम बस उसी का प्रोडक्ट होता है। ओके, दैट इज हाउ यू कैन राइट। तो अक्सर सवाल इसी पे आ जाता है, अक्सर सवाल इसी पे आ जाता है, या फिर इस पे कर लो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे जो कमाल की चीज है ना बेटा, वो है मल्टीप्लायर। अब ये असली रेशियो शुरू हो रहा है। अभी तक तो हम थियरी में पढ़े हुए थे, ठीक है, थियरी 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 थियरी। अब हम आते हैं और हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लायर की, ठीक है। सो मल्टीप्लायर समझना, यहां से असली खेल शुरू होगा। राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, उस चीज को मैं लेफ्ट साइड में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। एक बात बताओ, जब मेरे पास एक रेशियो था 3:4, ठीक, मान लेते हैं इसकी टोटल वैल्यू है मेरे पास 140 या 1400, मान लेते हैं इसकी टोटल वैल्यू मेरे पास 1400 दी हुई है। मैं इसी रेशियो को उठा के ऐसे भी लिख सकता हूं 6:8, और मान लेते हैं कि मेरी टोटल वैल्यू तो बदलेगी नहीं, रेशियो तो वही है, अभी भी 1400 रहेगी। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जब मैं इस रेशियो को ये रेशियो लिखता हूं, रेशियो तो सेम है, लेकिन यहां पर कोई एक चीज है जो बदली है, जो दिख नहीं रही है। वो क्या बदली है, इसको समझाता हूं। आप कहोगे यहां पर अगर ये 3 और 4 7 है, तो बचपन में जैसे आप पढ़ते थे तो आप कहते थे इसको हम 3x और 4x मानेंगे तो ये 7x बनेगा। तो आप कहते थे यहां पर x की वैल्यू मेरी 200 है। अब ये x क्या है? x है कि भाई 3 को 200 से गुणा कर लो तो 600 बनेगा, 4 को 200 से गुणा कर लो 800 बनेगा, टोटल 1400 बन जाएगा। यहां पर जब आप इसको 6 और 8 लिख रहे हो तो मैं इसको मान लेते हैं कि ये 6y है, ये 8y है, तो वैल्यू क्या बनेगी आप बताओ? 14y। 14y अगर 1400 है तो यहां पर y की वैल्यू क्या आई? 100y। इसका मतलब हुआ कि अब मुझे अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए इसको मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नहीं बदला है, ना ही इंडिविजुअल वैल्यूज बदल सकती हैं। अगर आप रेशियो 3 4 से 6 8 लिख दो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो वैल्यूज दुगना हो गई, कुछ दुगना नहीं हुआ, वैल्यूज वही है। फर्क क्या पड़ा कि भाई पहले अगर मैं जिस वैल्यू से इन दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करता, अगर मैंने रेशियो को दुगना कर दिया है तो अब मैं उसके आधे से ही मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मान मुझे वही मिले। तो अब हर रेशियो का अपना एक मल्टीप्लायर होगा या नहीं होगा? यस। ये मल्टीप्लायर बहुत काम की चीज है। मल्टीप्लायर है क्या? कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि मुझे एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएं, वो मल्टीप्लायर है। तो जब भी मैं आपके सामने कोई रेशियो लिखने वाला हूं, जब भी मैं आपके सामने कोई रेशियो लिखने वाला हूं, तो हर रेशियो का एक अपना मल्टीप्लायर होता है। जैसे आप 6:8 को बदल के अगर आप यहां पर लिखे 9:12, तो 9:12 रखने पर ये वैल्यूज नहीं बदल गई हैं। 9:12 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर कुछ और आएगा। आप कहोगे अब वैल्यू आएगी मेरी 21z, 12 9 21 बना, इज इक्वल टू 1400। अगर आप y को यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा 200/3, या सॉरी z को अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो z आएगा 200/3। यानी अब मेरा मल्टीप्लायर जिस वैल्यू से मुझे इन इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है वो 200/3 हो चुका है। यानी अगर मैं रेशियो में 2 से गुणा करता जा रहा हूं, 2 से गुणा किया तो मेरा मल्टीप्लायर आधा हो गया, आधे से गुणा करना है मुझे। अगर मैंने इस रेशियो टर्म को यहां से 3 गुना कर दिया उठा के, तो आप देखो मल्टीप्लायर 1/3 हो गया, ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, प्रोडक्ट हमारा सेम रहे। अब इस सवाल में कुछ वही चीज लिखी है, पढ़ लो। मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर वो नंबर है जिससे जब हम रेशियो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी वैल्यूज मिल जाएंगी। भाई रेशियो अपने आप में 3:4 क्या, मुझे 3:4 है, मेरे को बताओ 3 वाले की वैल्यू कितनी है? नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता चले किससे मल्टीप्लाई करना है। वही मल्टीप्लायर। आगे दिया है कि भाई दो नंबर अगर 4:3 में है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नंबर 4 और 3 है, इसका सिर्फ मतलब है कि उन नंबर्स का रेशियो 4:3 है। अब वो नंबर 4 3 भी हो सकते हैं, 2 और 1.5 भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 और 1.5 का रेशियो भी 4:3 ही है। 8 और 6 भी हो सकते हैं, इसका रेशियो भी 4:3 है। तो ऐसे करके अगर एक रेशियो दिया है तो उसकी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, उससे हमें नंबर नहीं पता चलते हैं, अनुपात पता चलता है। तो आगे कह रहा है कि इसीलिए हम नंबर्स को बचपन में 4k और 3k मानते हैं, अगर 4:3 दिया हो। जहां पर k की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन में, जो बाकी की डिटेल्स दी जाएंगी, कि जैसे मुझे सम दिया हो, मुझे एवरेज दिया हो, मुझे डिफरेंस दिया हो, उससे हमें k मिल जाता है और फिर k से हमें सारी वैल्यू आ जाती है। यही k आपका मल्टीप्लायर है। तो k इज द मल्टीप्लायर विद रेशियो आर टू बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन एक्चुअल नंबर। तो k वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें एक्चुअल नंबर्स मिल जाते हैं, तो उसी k को हम बोलेंगे मल्टीप्लायर। लेकिन क्या लिखा हुआ है? बट व्हेन वी थिंक इन टर्म्स ऑफ k व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस वी मिस द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ मल्टीप्लायर इन सॉल्विंग क्वेश्चंस क्विकली। अब जो हम बचपन में ये काम किया है आपने, k वो मान के चीजें करी हैं आपने, बट कभी k को सही से समझा नहीं, क्योंकि k को हमेशा आप लिखते थे कि 4x 5x जोड़ दिया, 3x 4x जोड़ दिया, 6x 8x जोड़ दिया। यू नेवर अंडरस्टूड व्हाट इट इज। मल्टीप्लायर इतना पावरफुल है कि आपने उसके पोटेंशियल को नहीं समझा, सही से समझा ही नहीं उसको, बस वो लिख लिख के सॉल्व करते रहे। अब मैं इसका मतलब तुम्हें समझाने जा रहा हूं, जिससे बहुत कमाल होने वाला है। तो आगे जैसे एक एग्जांपल दिया कि भाई मल्टीप्लायर अगर बचपन में आपने सवाल किए होंगे तो ऐसे किए होंगे कि भाई मान लिया पुनीत सुपरस्टार हैं, कैरी मिनाती है, भुवन बाम है, 3 लोगों की उम्र दी है कि वो रेशियो है 5:7:3। ठीक है। अब कह रहा है इनका जो औसत उम्र है वो 35 साल है। आपको बताना है कि भाई पुनीत सुपरस्टार, कैरी मिनाती और भुवन बाम की अलग अलग उम्र क्या है।
ठीक है, जानते हो आप इनको? ठीक है, पुनीत जी के बारे में तो मैं अभी जान पाया कुछ दिन पहले, है ना। मैं कहीं न्यूज पढ़ा था, उसमें लिखा था कि भाई बिग बॉस की रेटिंग गिर गई पुनीत सुपरस्टार के जाने से। तो मुझे लगा कोई साउथ के बड़े स्टार होंगे फिर देन आई गॉट टू नो अबाउट हिम। ठीक है कि अच्छा ये है पुनीत जी, इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो अब देखो, समझो इसको। तो अब देखो बचपन में कैसे करते थे सवाल को कि भाई उम्र 35 है, 3 लोग हैं, एवरेज अगर 35 है तो सम निकालते थे। सम 35 इंटू 3 हो जाता है, टोटल मुझे मिल जाता था 105। फिर हम कहते हैं टोटल मेरा 105 है। फिर हम कैसे करते थे, देखो हम कहते थे अगर 3 लोग हैं उनका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी है तो हम ऐसे करते थे। इसकी उम्र अगर हमें निकालनी है तो हम कहते थे भाई ए बटा ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, भाई ये बटे टोटल इनटू जो टोटल वैल्यू है, जैसे 105 है तो 105 लिखेंगे। बी का लिखेंगे तो ये बनेगा बी बटे ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल जो 105 है। ऐसे सी लिखना हो तो सी बटा ए प्लस बी प्लस सी इंटू 105 हो जाता है। तो बचपन में ये करते थे कि भाई लेट्स से पुनीत सुपरस्टार की एज निकालनी है तो हम कहेंगे 5 बटे 5 7 12 3 15 इंटू 105। करीमनाथी की एज ऐसे निकलेगी, भुवन बाम की एज ऐसे निकलेगी। अब वहां मिस कहां कर जाते थे हम लोग, मिस ऐसे कर जाते थे कि हम करते सब कुछ वही थे कि 15 से हम काटते थे 7 को और बनता था 105। ये हर जगह हो रहा है, देखो ये यहां भी हो रहा है, बस हम ये ध्यान नहीं देते थे कि भाई ये वैल्यू मल्टीप्लायर है, हर नंबर एक्चुअली में 7 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर हम यही देख लें सीधा कि हर नंबर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हम सीधे बोलेंगे ना 7 5 35, 7 7 49, 7 3 21। अब ये हुआ कि सीधे कैसे देखें, सीधे कैसे निकला, टोटल को हमने 15 से डिवाइड किया। अब देखो कैसे करना है आपको, रेशियो का सवाल अब आएगा। जैसे ये आया सवाल, अब ऐसे कहोगे मुझे औसत 35 दिया है 3 लोगों का, तो टोटल 105 हो गया, 105 लिख दो इधर। फिर इधर आओ, फिर हम बोलेंगे 5 हिस्सा 7 हिस्सा 3 हिस्सा, टोटल 15 हिस्से हैं मेरे पास और इसका टोटल 105 है। अब हम मल्टीप्लायर लिखेंगे नहीं के, हम ऐसे बोलेंगे कि अगर हम रेशियो के टर्म्स में देखें तो टोटल एज कितनी है, 5 7 12 3 15 यूनिट। ये 15 यूनिट टोटल 105 साल के बराबर है। तो हम यहां से अब कैलकुलेट करेंगे कि भैया 1 यूनिट किसके बराबर है, कि 1 यूनिट 7 के बराबर है, ये वही निकल गया 105 बटे 15। यही हमारा मल्टीप्लायर है, 1 यूनिट की वैल्यू जो होती है यही मल्टीप्लायर होती है। ठीक, अब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो भैया 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 7 35, 7 7 49, 7 3 21। दैट्स हाउ वी हैव टू थिंक। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर आज कुछ समझ में आया आपको, पढ़ा है बचपन में आपने, इसका नाम नहीं पता था, इसका नाम मल्टीप्लायर मैंने ही दिया है। ठीक है, क्योंकि चीजों का नाम देना पड़ता है तभी तो आप सीख पाते हो, तो इसका नाम दे दिया मैंने मल्टीप्लायर, है ना। दिस इज मल्टीप्लायर, दिस विल बी कॉल्ड एज मल्टीप्लायर। आपको एसएससी की किताब में नाम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नाम मैंने ही दिया है इसका, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई होता तो नाम रख दिया मल्टीप्लायर। ठीक है, 105 कहां से आया बेटा, 35 औसत है, 3 लोग हैं तो 35 105 हो गया ना। टोटल कितना हुआ तीनों की एज का, 35 औसत है ना, 3 लोगों का औसत तो पढ़ चुके हो ना, 35 105 हो गया। आपसे पढ़ने के लिए हैवी बैकअप चाहिए नहीं विष्णु जी, मुझसे पढ़ने के लिए खुला हुआ दिमाग चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि पानी में स्याही की एक बूंद डाल दो पूरा पानी नीला हो जाता है, दिमाग नीला करके बैठे हो, सफाई से कैसे दिखाई देगा, समझे। तो तुम्हारे पास एक इमेज है दिमाग में कि मुझे ऐसे पढ़ना है, वही दिक्कत कर रहा है। वरना मैं जो पढ़ा रहा हूं इतना फंडामेंटल तो कोई पढ़ाता ही नहीं कभी। हैबिचुएशन बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में, हैबिचुएशन जानते हो, मैं बहुत साइकोलॉजी पढ़ा हूं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है उसका मेरे पास साइंटिफिक टर्म है, पूछ लेना मुझसे, तुम्हारी हैबिट्स क्या है। हैबिचुएशन बोलते हैं इसको, आदत। एक तरीके से पढ़ने की ऐसी आदत हो चुकी है तुम्हारी, जैसा किताबों का मेथड नहीं होता है। किताब में क्या होता है, किताब इज द वर्स्ट वे टू लर्न। यस, क्योंकि बुक्स में क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है कि समझ में सब कुछ आ जाए, पर अंदर की चीजें कभी समझ में नहीं आती हैं। मल्टीप्लायर के बारे में बात नहीं करेगा किताब कभी, क्योंकि उसको समझा ही नहीं पाएगा वो, तो बात ही नहीं करेगा इसके बारे में, वो सीधा फॉर्मूला लिख के बता देगा। आपने बुक में देखा ऐसे लिख देगा 170 177 बटे 382, और उनको क्या है, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल कर लिख देंगे इसकी वैल्यू इतनी है। समझ में तो तुमको आ ही जाएगा कि डिवाइड करके उतना आएगा, कैसे आया ये किताब तुमको नहीं बताएगा। ठीक है, तो हैबिचुएशन को ड्रॉप करना पड़ेगा। फिल्ड कप हैज नो यूज, फिल्ड कप इज यूजलेस, राइट। भरा हुआ कप किसी काम का नहीं है, काम का बनाने के लिए उसको खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिमाग में जो आपकी चीजें बैठी हुई है ना कि थियरी ऐसी होती है, वो निकाल दो। क्योंकि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये बिल्कुल बेसिक है, तरीका अलग है। मैं तुम्हें मल्टीप्लायर बोल रहा हूं, अभी मैं तुम्हें मल्टीप्लायर नहीं बोलता ना बालक, तो तुम्हें समझ में आ जाता। तो ये अच्छी बात है, मेरे साथ जो एडजस्ट हो जाएंगे वो बन जाएंगे, जो नहीं हो पाएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं तुम बन नहीं पाओगे, तुम्हारा रास्ता मुश्किल होगा, देख लेना तुम। जहां सब कुछ तुरंत समझ में आ जाता है, तुम्हारे दिमाग को कोई पेन नहीं होता है, पता है वो क्या कर रहे हैं आपको, जो आपकी हैबिचुएशन है वैसा ही बढ़ा रहे हैं आपको। XYZ लिखते हैं,
बढ़िया किताब की तरह इक्वेशन लिखेंगे, क्या समझ में नहीं आएगा उसमें समझने का है क्या? किताब से पढ़ो ना, फिर मास्टर की जरूरत नहीं है आपको। फिर अगर मुझे हर जगह तुम्हें यही लिख के दिखाना हो कि 5x + 4x + 6x = 105, इसमें क्या पढ़ रहे हो मास्टर से? खुद पढ़ो। मास्टर को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? लेकिन तुम्हें चाहिए वही। तो मैं थोड़ा कभी बहुत टेढ़ा बोलूंगा, क्योंकि जरूरी है, माँ बाप और गुरु का टेढ़ा बोलना बहुत जरूरी है रास्ते पे, वरना तुम आओगे नहीं। तो या तो रास्ता बदल लोगे या मेरे रास्ते पे आ जाओ, ठीक है? जिंदगी सुधार देंगे तुम्हारी। हाँ जी। तो गणित को मैं ना सिखाता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है? मुझे आपकी थिंकिंग बदलनी है, आपके तरीके बदलने हैं, आपके सोचने का नजरिया बदलना है। तो कष्ट भी नहीं उठाओगे तो कैसे होगा? है कष्ट तो उठाओ ना थोड़ा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारी मेहनत करके तुम्हें समझ में ना आए। हाँ, तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो कि मुझे बस खुशी रहे कि हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, उससे एग्जाम में कुछ नहीं होता है, ठीक है? 10 लाख लोग तैयारी करते हैं एग्जाम की, 10 लाख लोग, उससे ज्यादा। सिलेक्शन चंद लोगों का होता है, तो ध्यान रखना। भीड़ मत बनो, यूनिक बनो। इस क्लास में आओगे, गणित सीखोगे, जिंदगी सीखोगे, अपने दिमाग को भी समझोगे कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। मैं तुम्हें साइकोलॉजी के टर्म्स बता दिया करूंगा, हैबिचुएशन बोलते हैं इसको, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। थोड़ा कष्ट उठाओ, हर एक चीज को मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों, उस पर ध्यान दो। अभी जो आज थियरी थी वो तो थियरी है, क्या करें उसके लिए, थियरी होती है। कुछ चीजें रटनी है उसको रट लेना, किताबी चीज है। लेकिन जब बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जैसे मल्टीप्लाई बहुत कमाल की चीज है, कल दिखाऊंगा इसका क्या वैल्यू है, ठीक है? विल सॉल्व सम क्वेश्चन, सम केसेस, तब आपको समझ आएगा। इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ बेटा मेहनत करना पड़ेगा आपको। मेहनत करने को तैयार हो तो बहुत कुछ सीख जाओगे। अब मेहनत नहीं करनी है तो फॉर्मूले रटो और खुश रहो, ठीक है? लेकिन अर्जुना के बच्चों को तुम कभी पकड़ नहीं पाओगे। अगर तुमने अर्जुना छोड़ दिया, देख लेना, तुम नहीं पकड़ पाओगे। ये बच्चे 5 महीने के बाद जो बन जाएंगे ना, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? बस तो 5 महीने चाहो तो गुजार लो मेरे साथ ठीक है, और मेहनत कर लो। क्लियर? ओके फाइन। सो बेटा आज का टाइम हो गया मेरा समाप्त। आज थोड़ा मुझे जल्दी निकलना है, मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, गो होम नाउ। बच्ची मेरा वेट कर रही होगी, तो जब घर से क्लास लेता हूँ शाम को तो ठीक होता है, एक्स्ट्रा 15 मिनट रुक जाओ। अभी मुझे यहाँ से ट्रैवल करके जाना है, वो सोएगी नहीं तो मैं पहुंचूंगा नहीं, ठीक है? शी वेट्स, जब तक वो मुझसे मिलने नहीं लगेगी सोएगी नहीं, इसलिए मुझे घर निकलना है, ठीक है? हाँ जी, छोटी बच्ची है अभी, तो मुझे भी अच्छा लगता है उसके साथ। तो अभी मैं निकलना पड़ेगा मुझे। कल आपके साथ देर तक रुक जाएंगे, कल मैं घर से ही क्लास लूंगा शाम वाली, ठीक है? आपकी वाली। तो बाकी ख्याल रखो यार, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे से रिवाइज करो। जो भी आपके डाउट्स हैं कल मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना? चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, गुड बाय, गुड नाइट।